नमस्कार भाई और बहनों। अ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, जरा sir. थम्स अप यस दिखा सर, देना। यस। ओके। कुछ लोगों को लॉगिन होने की तकलीफ हो रही है, उस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। तो मैं डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजित मेहता और मेरे सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का हमारे हस्तरेखा शास्त्र के वर्ग में हार्दिक स्वागत करते हैं। यहाँ पर एक बात बता रहा हूं मैं, आज जिन लोगों को लॉगिन के लिए प्रॉब्लम हो रही है उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास रख देंगे। उसके लिए जिनको नहीं हो रहा है उनको कोई तकलीफ यानी दिक्कत नहीं लेना, तकलीफ मत लेना, सबके लिए अलग से क्लास रखा जाएगा। थैंक यू सर। तो हम प्रारंभ करते हैं हमारे आज के हस्तरेखा वर्ग का। सर्वप्रथम मैं छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मेरा दे देता हूं। मैं इस फील्ड में करीब 25 साल से जुड़ा हुआ हूं। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरी हॉबी है। एक्चुअली आई एम कनेक्टेड विद द बिजनेस ऑफ टूर्स एंड ट्रैवल्स। मेरा खुद का टूर्स एंड ट्रैवल्स का बिजनेस है, लेकिन मुझे एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष ये सब विषयों में काफी शौक रहा है 1982 से। सो आई एम तो मैं 1982 से इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और मैंने काफी इसमें रिसर्च किया है। वास्तु, ज्योतिष, हस्तरेखा आदि में मैंने काफी रिसर्च भी किया हुआ है। और मैंने समझो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो मैंने शिवाजी महाराज के जो किले हैं, उन्होंने जो फोर्ट्स जो कैप्चर किए थे मुसलमान लोगों से वगैरह आदि लोगों से, उसके ऊपर भी मैंने काफी स्टडी किया है। और मैं एवरी सैटरडे संडे आउट रहता हूँ जनरली ये रिसर्च के लिए। जनरली वास्तु रिसर्च के लिए मैं आउट रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, देखने के लिए कि भाई ऐसी क्या खासियत है उसमें कि वो फोर्ट्स वगैरह सब आज भी एज इट इज है। मैंने जयपुर में भी रिसर्च किया हुआ है, अहमदाबाद में भी रिसर्च किया हुआ है, मैंने काफी जगह पे, कर्नाटक में भी मैंने जाके बहुत जगह पे रिसर्च किया हुआ है इस चीज का, वास्तु के ऊपर और ज्योतिष के ऊपर और हस्तरेखा के ऊपर। तो आज हम अभी प्रारंभ करते हैं हमारे हस्तरेखा वर्ग के। आप सभी को कुछ भी प्रॉब्लम होवे तो आप चैट के माध्यम से आप लिख के भेज देना कि भाई हमें ये भी चीज समझ में नहीं आई है, तो वो आपको चीज में एट द एंड ऑफ द क्लास, या तो आज जो ज्वाइन नहीं हो पाए हैं उनके लिए भी और आप सभी के लिए भी हो सका तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर एक दिन का ले लेंगे हम लोग, ठीक है? ओके, चलो अभी मैं बता रहा हूं जो हस्तरेखा शास्त्र क्या है, इसका उद्भव कहां हुआ। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, यह शास्त्र इतना प्राचीन है और लोगों का ऐसा कहना है कि यह शास्त्र का उद्भव ग्रीस कंट्री में हुआ। परंतु हम ग्रीस कंट्री के लिटरेचर को या तो ग्रीस कंट्री के हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें भी पता चलता है कि ये शास्त्र उन्होंने जो लिया हुआ है वो हिंदुस्तान से उन्होंने उन्होंने हिंदुस्तान में आके स्टडी किया हुआ है, ऐसा उनके शास्त्र पे से पता चलता है। तो ये शास्त्र हमारे हिंदुस्तान की देन है, हमारे हिंदुस्तान में इसका उद्भव हुआ। एक छोटी सी बात बता दूं, हमारे हिंदुस्तान के अंदर वाल्मीकि जी नाम के एक ऋषि हो गए थे, उन्होंने पुरुष लक्षण शास्त्र के ऊपर बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी और इस किताब का अनुवाद अंग्रेजी में बाद में हुआ था। तो मैं कह सकता हूं कि इस शास्त्र का उद्भव हमारे हिंदुस्तान में ही हुआ है। हमारे हिंदुस्तान में इस शास्त्र को प्राचीन समय में शरीर यानी लक्षण शास्त्र के नाम से जाना जाता था। बॉडी लक्षण शास्त्र यानी बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से जो आप आज बॉडी लैंग्वेज है, फेस रीडिंग है वगैरह जो पढ़ते हो, उसके माध्यम से प्राचीन समय में फल कथन किया जाता था। हम उस विषय पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, हम अपने मुख्य विषय पर आ जाते हैं कि हस्तरेखा शास्त्र क्या है और क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके लाभ क्या है। लोग समझते हैं कि हाथ की रेखा यानी मजाक, लोग समझते हैं
कि हाथ की रेखा यानी मजाक। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो ये हाथ की रेखा है, आप सभी लोगों के हाथ में रेखा होगी, हमारी ये जो हाथ की रेखा है, ये रेखा बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी गई है और बहुत ही अच्छा फल का सूचन करती है, हमारे हाथ की रेखा है। तो यहाँ पे मैं एक बात बता दूं आपको कि हस्तरेखा शास्त्र को पढ़ने के लिए जो यहाँ पे हस्तरेखा पढ़ चुके हैं या जिनको ऑलरेडी हस्तरेखा आती है, और जो नए स्टूडेंट है, उनके लिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप लोगों को जब आप हस्तरेखा पढ़ते हो तो आप लोगों को ज्योतिष का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। लोगों को सामान्य ज्ञान नहीं होता है और सीधा हाथ की रेखा देखकर फल कथन कर लेते हैं। तो सामान्य ज्ञान में आपको क्या ज्ञात होना चाहिए? तो आपको कम से कम 12 ग्रहों के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, 12 राशियों के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, और हमारे जो 27 नक्षत्र है उनके बारे में भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। यहाँ मैं एडवांस और मास्टर कोर्स में हाथ के ऊपर से किस तरह कुंडली को देख सकते हैं और किस तरह हाथ और कुंडली का मैचिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको एडवांस कोर्स में पढ़ाऊंगा। तो ग्रहों के बारे में मैं आपको सिंपल बात बता देता हूं। सूर्य सोलर सिस्टम का राजा कहा गया है। हमारे घर में सूर्य को पिता की उपमा दी गई है। देखो, मैं यहाँ पे जितने भी ग्रह है उसको हमें ना हमारे घर के अंदर जितने भी व्यक्ति है उनसे कनेक्टेड करके अगर हम शास्त्र को पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगी। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि ये सभी ग्रह हमारे घर के किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, या तो हमारे घर में जो कार्य कर रहे हैं, या तो हम किसी ऐसे बुरे व्यक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। तो सूर्य पिता का कारक है। पिता, सोलर सिस्टम का पिता कौन? तो कि सोलर सिस्टम के पिता यानी सूर्य, सूर्य देवता। अगर एक दिन सूर्य अपनी लाइट स्विच ऑफ कर दे, आपको तो पता होगा जब ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के दिन उसके ऊपर चंद्र आ जाता है और एकदम अंधेरा छा जाता है, तो क्या होता है? क्यों हम उस समय खाने की चीजें फेंक देते हैं? क्यों? क्योंकि उस समय कुछ बारीक से बारीक बैक्टीरिया हमारे उसमें उत्पन्न होते हैं, उस वजह से हम उस चीज को फेंक देते हैं। यानी सूर्य एक दिन नहीं उगा तो हमें कितनी तकलीफ हो सकती है वो आप जान सकते हो। तो सूर्य यानी पिता, इसके ये जो सूर्य के जो जातक है, यानी हमारे हाथ के अंदर सूर्य का पर्वत कहाँ है? क्योंकि ये सूर्य का पर्वत है हमारे हाथ के अंदर। ये सूर्य का पर्वत क्या सूचित करता है? तो ये सूर्य का पर्वत ये सूचित करता है कि ये व्यक्ति लीडरशिप लेने के लायक है, पॉलिटिक्स में जा सकता है, फिर अपनी मर्जी का मालिक है, किसी ने छोड़े हुए काम वो हाथ में नहीं लेता, नए काम का प्रारंभ करता है। तो ये सभी चीजें मुझे हाथ से देखनी है। कुंडली से तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन ये सभी चीजें मुझे हाथ से देखनी है, सूर्य के माध्यम से। फिर हम आते हैं चंद्र। तो चंद्र को माता की उपमा दी गई है। माता यानी हमारी जो हम जो गुजराती में हो तो मैं कहूंगा बा, हिंदी में कहेंगे माँ, मराठी में कहेंगे आई। तो ये माता की उपमा दी गई है। हमारे हाथ के अंदर चंद्र का पहाड़ दूसरे नंबर पे आता है सबसे बड़े पहाड़ में, यानी पर्वत में, माउंटेन में चंद्र का पर्वत सब दूसरे नंबर पे आता है। हमारा चंद्र का पर्वत मैक्सिमम एरिया कवर करता है। तो ये चंद्र है। चंद्र के आधिपत्य के नीचे क्या आता है? तो कि चंद्र के आधिपत्य के नीचे कल्पना शक्ति आती है, कवित्व आता है, यानी कवि लोग, सुंदरता, ये चंद्र के आधिपत्य के नीचे आती है। माता भी चंद्र के आधिपत्य के नीचे आती है। फिर हम आते हैं मंगल। मंगल यानी जिसको हमने प्रधान ग्रह कहा है। अभी आपको पता होगा कि हमारे घर में, समझो मेरे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, तो हमने उसको सूर्य की उपमा दी गई। परंतु मैं हूं, मेरे घर का कारोबार पूरा मैं संभालता हूं, बजट मैं बनाता हूं मेरे घर का, तो मैं मंगल हो गया। क्यों?
क्योंकि प्रधान यानी मंगल को एक सेनापति की, सॉरी प्रधान की नहीं, सेनापति की उपमा दी गई है। सेनापति यानी यानी जो सैन्य है, जैसे कि अभिमन्यु को मारने के लिए जैसे व्यू रचना बनाई गई थी, तो ऐसी व्यू रचना ये मंगल वाले जातक बहुत ही अच्छी तरह बना सकते हैं। तो हमारे घर हाथ के अंदर मंगल के 2 पर्वत हैं और एक मंगल का मैदान भी है। तो ये काफी महत्व रखता है। मंगल हमारे हाथ के अंदर आक्रामकता का सूचन करता है, मैरिज लाइफ कैसी होगी उसका भी सूचन करता है। तो ये मंगल भी हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रखता है। फिर हम आते हैं बुध। बुध क्या है? तो हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं वो बुध के जातक, यानी उसको युवा यानी राजकुमार की उपमा दी गई है। ये बुध के जातक हमारे घर के अंदर इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि प्रदान, इनके पास अच्छी बुद्धि होती है। तो ये बुध हमें जीवन में किस तरह उपयोगी होता है? अगर मुझे हाथ से देखना है कि मेरा एजुकेशन यानी मेरी बुद्धि का विकास कैसा है, मेरी बुद्धि कितनी है, तो मैं हाथ के अंदर सीधा बुध देखूंगा। ये बुध बहुत ही मायने रखता है हमारे जीवन के अंदर, हमारी मैरिज लाइफ के अंदर, हमारे डे टू डे के जीवन के अंदर, व्यापार व्यवसाय के अंदर, सभी चीजों के अंदर ये बुध बहुत ही मायने रखता है। और इसका सीधा कनेक्शन हमारे ज्ञान तंतुओं के साथ है। हमारे ज्ञान तंतुओं के साथ इसका कनेक्शन होने की वजह से ये हमें एक्टिव रखता है। प्लस दूसरा, हमारा इसका ये बुध का सीधा संबंध हमारी स्किन के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन ऑफ वास्तु के साथ अगर आपको लेके जाओ, अगर आपके घर आपकी कुंडली में आपका बुध खराब होगा, अगर आपके हाथ में जो नए होंगे उनको पता नहीं चलेगा, लेकिन जो ऑलरेडी मेरे डेमो लेक्चर सुन चुके होंगे या तो जो ऑलरेडी इस फील्ड से है उनको पता चलेगा। तो ये बुध स्किन के तकलीफ देता है। तो कैसे देता है? अगर मेरे घर के अंदर कोई भी दरवाजा खोलते वक्त और बंद करते वक्त जमीन से घिसता है, ये देखो मैं वास्तु के साथ आपको ले जा रहा हूं, हस्तरेखा को वास्तु के साथ ले जा रहा हूं। हमारा बुध पर्वत यानी हमारे हाथ में बुध खराब होगा तो हमारा जो दरवाजा है वो जमीन के साथ घिसता होगा। तो ये बुध युवा यानी राजकुमार बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हाथ के अंदर, और इससे हमारी बुद्धि प्रतिभा कैसी होगी हम जान सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम गुरु। गुरु को देवों के प्रधानमंत्री कहे गए हैं। गुरु क्या देता है? तो गुरु ज्ञान का कारक है। ज्ञान यानी क्या? आपने समझो बुध, तो जातक क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, रट के पास होगा। यानी हम कहते हैं ना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे रट लेगा, लेकिन अगर समझो बीच में 2 भूल गया तो 1 3 ऐसे बोलने लगेगा। जो बुद्धि है, लेकिन वो बुद्धि कभी कभी उस बुद्धि का उपयोग वो जातक यानी व्यक्ति किस में करता है? तो कि रटने में करता है। तो ये ज्ञान क्या है? गुरु क्या है? तो ये गुरु है वो अनुभव का कारक है। यानी आपको एक्सपीरियंस, हम कहते हैं ना एक्सपीरियंस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो गुरु है वो एक्सपीरियंस का कारक है। तो गुरु देवों के प्रधानमंत्री है। हमारे घर के अंदर भी जो बड़े भाई है, फिर चाचा है वगैरह है, उनको हम गुरु की उपमा दे सकते हैं, वो गुरु समान है। प्लस हमारे जो गुरु है, जैसे मैं पढ़ रहा था तो मेरे भी कोई गुरु थे, आप पढ़ रहे हो तो आपके भी कोई गुरु होंगे वगैरह। तो उस गुरु यानी इस गुरु का भी हमारे जीवन के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम सबको मैसेज, हमारे गुरु को मैसेज भेजते हैं गुरु पूर्णिमा के आशीर्वाद लेने के लिए। फिर हम आते हैं शुक्र। हमारे हाथ के अंदर शुक्र सबसे बड़ा पोर्शन वो कवर करता है, सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन। अभी ये शुक्र का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो सबसे पहले संतान के लिए जो हम कहते हैं कि वीर्य की जरूरत होती है, उसके ऊपर शुक्र का आधिपत्य है। तो ये शुक्र का सबसे पोर्शन, यानी देखो चंद्र जो है, ये चंद्र जो है वो यहां से लेके इतना पोर्शन कवर करता है। तो शुक्र जो है वो यहां से लेके ये पूरा पोर्शन कवर कर लेता है, ये पूरा पोर्शन कवर कर लेता है ऐसे।
ये पूरा पोर्शन कवर करता है शुक्र। तो शुक्र सबसे ज्यादा हमारे जीवन के अंदर इंपॉर्टेंस रखता है। जो साधु संत महात्मा है उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो व्यक्ति भौतिकता से जुड़े हुए हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको, जो मेरे को बहुत जन ने, जब मैंने डेमो लेक्चर दिया था तभी मुझे बहुत जन ने बताया था कि भाई आप इसको कंपैरिजन करके दिखाइए, वास्तु के साथ कंपैरिजन करके दिखाइए। तो मैं आपको बता दूं शुक्र किससे जुड़ा हुआ है, ये पूरा शुक्र का पर्वत किससे जुड़ा हुआ है, तो हमारी भौतिकता से जुड़ा हुआ है। हमारी भौतिकता यानी ये शुक्र का पर्वत अगर मेरा अच्छा होगा तो मेरा ड्राइंग रूम अच्छा होगा, मेरा बेडरूम भी अच्छा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि शुक्र कितना इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। हम परफ्यूम लगाते हैं, हम लिपस्टिक वगैरह लगाते हैं, कॉस्मेटिक वगैरह का यूज करते हैं, जितनी भी भौतिकता भरी चीजें हैं, फिर हम फोर व्हीलर का यूज करते हैं, जितनी भी फोर व्हीलर टू व्हीलर्स वगैरह हैं, ये सभी के ऊपर शुक्र का आधिपत्य है। और शुक्र हमारे हाथ के अंदर मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है। क्यों मैक्सिमम पोर्शन कवर करता है? क्योंकि साधु संत महात्माओं को छोड़ के देखो वो परसेंटेज जो कितने हैं, तो कि वो परसेंटेज 100 में से 2%, 3% साधु संत महात्मा है जो उच्च कोटि के हैं, वो 2 से 3% है। बाकी लोग, सभी लोग भौतिकता से जुड़े हुए हैं। तो ये भौतिकता से जुड़े हुए लोगों का ये पर्वत, शुक्र का पर्वत अगर अच्छा नहीं होगा तो ये चीज उनको कति ही प्राप्त नहीं होगी। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मैं हाथ से आपको बता सकता हूँ कि आपको प्रॉपर्टी का सुख कैसा होगा, आपको बंजर जमीन का सुख है कि नहीं है। लोग बंजर जमीन खरीदते हैं। अभी बीच में मैं गया था महाराष्ट्र में एक जगह पर, मुझे नाम तो याद नहीं है, वहां पे ये अपने एटॉमिक रिसर्च सेंटर आने वाला है। वहां पे एटॉमिक रिसर्च सेंटर वाले ने पूरी बंजर जमीन खरीदी हुई है। क्यों बंजर जमीन खरीदी हुई है? कि वो उसके लिए वो जमीन ही अति उत्तम मानी गई है। तो ये बंजर जमीन हमें मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फोर व्हीलर का सुख कैसा है, आप नैनो लेंगे कि मर्सिडीज लेंगे कि बीएमडब्ल्यू लेंगे, ये सब शुक्र के ऊपर डिपेंड है। फिर उसके बाद हम आते हैं शनि। हमारे ऐसे तो मुख्य 12 ग्रह है, परंतु यहाँ पे 7 ग्रहों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया है। फिर उसके बाद हम आते हैं शनि। हमारे हाथ में शनि का पर्वत कहाँ है? तो क्या हमारे हाथ में ये मध्यमा उंगली है, और हमारे हाथ में ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है वो शनि है। तो ये जो शनि जो है, ये शनि क्या देता है? तो ये शनि हमें उदासी देता है, दुख देता है। एक्चुअली उसका कार्य ये नहीं है, उसका कार्य है जैसे हम लोहे को टीपते हैं, टीप कर उसका कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं, ये शनि का कार्य है। वो हमें मार मार कर हमें मजबूत बना रहा है। उसके लिए देखो हम शनि की पनौती से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि शनि अपनी पनौती, जब हमारे ऊपर शनि की पनौती चल रही होती है, मैं आपको आगे चल के जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें मैं शनि की पनौती हाथ में से कैसे देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जितने भी योग है, जैसे हम कहें कि प्रवज्या योग, साधु संत महात्मा बनने का योग को हम प्रवज्या योग कहते हैं। फिर पंच महापुरुष योग, नाभस योग, फिर गज केसरी योग, ये जितने भी योग हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर है, ये सभी योग मैं आपको हाथ पे से पढ़ाऊंगा हमारे एडवांस क्लासेस के अंदर। तो ये योग हमारे हाथ के ऊपर से हमें पता चलते हैं। तो ये शनि क्या दे सकता है हमें? तो शनि उदासी दे सकता है, हमें सैडनेस, यानी हम सहमे हुए से रहते हैं, हमें एक तरह का डर लगता है। ये व्यवसाय और हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारा ये शनि बहुत ही अच्छा होगा। अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमारा शनि जरा भी अच्छा नहीं होगा। हाँ, आपको कहाँ से नहीं सुनने में आया? एक जनो चालू करी, कोई ना बने। हाँ, ये बदा ना चालू करना को ने।
आपको कहां से सुनने को नहीं आया? चालू करो ना, म्यूट होल्ड તમે કર્યું છે. મને છેક સુધી સંભળાણું સર. છેલ્લે સુધી સંભળાયું? હા. અચ્છા, એટલે ક્વાઇટ ઓડિબલ છો, નો પ્રોબ્લેમ. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑल वॉइस इज फाइन. हाँ सर. किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है तो अपनी ओर की तरफ से चेक कर लीजिए, क्योंकि दूसरे लोगों को पूछा गया है, वो बता रहे हैं कि हमें बराबर सुनने में आया है. वॉइस इज क्लियर. आज कुछ जूम में टेक्निकल इश्यू चल रहा लग रहा है, क्योंकि हम लोग भी करीब 7 बजे से ट्राई कर रहे हैं. बहुत सारी तकलीफें आ रही है जूम के अंदर आज. तो ये जो आज का फर्स्ट लेक्चर है वो सभी के लिए मैं फिर से एक बार रख लूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए. इसी समय यही समय रहेगा, और कल हमारा सेकंड लेक्चर अपने रेगुलर टाइम पे हम चालू करेंगे. और फर्स्ट लेक्चर हो सका तो आज सबको मैसेज भेजेंगे. अगर सब लोग कहेंगे कि भाई कल 1 घंटा पहले यानी 1-1.5 घंटा पहले दोनों लेक्चर साथ में ले लो, तो दोनों लेक्चर साथ में ले लेंगे, या तो कल सेकंड लेंगे, और जो 29 है तो 30 तारीख को हम लोग एक लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेंगे. तो आप बेफिक्र रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी हस्तरेखा शास्त्र के ऊपर, आपका कुछ छूटेगा नहीं. मैं पूरी तरह आपको पढ़ाऊंगा, पूरी तरह पढ़ाऊंगा. तो यहाँ पे मैं शनि की बात कर रहा था. तो ये शनि जो है उदासी मायूसी का कारक ग्रह है, हमारे कर्म से जुड़ा हुआ है. हमारे घर के अंदर शनि कौन है, हमारे घर के अंदर शुक्र कौन है, पहले मैं बता देता हूं. तो हमारे घर के अंदर शुक्र जो है वो यंग लेडी, यानी हमारी डॉटर, कवारी लड़की. और कौन है शुक्र? तो कि अभी मेरा बेटा है, तो मेरे बेटे की मैं शादी कर रहा हूं, तो उसकी जो वाइफ आई वो शुक्र है. फिर हम शनि की बात करें तो हमारे घर के अंदर शनि कौन है? तो कि हमारे घर के अंदर शनि यानी हमारे जो सर्वेंट्स है उसको हम शनि की कैटेगरी में लेते हैं. फिर हम बात करेंगे राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो. इसका भी महत्व हमारे हाथ में काफी है, परंतु जब हम पर्वत के बारे में पढ़ेंगे तब उसको विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं अभी पढ़ा दूंगा तो आपको वो बातें आगे समझ में नहीं आएंगी. तो अभी हम चलते हैं कि हाथ कहां से कहां तक देखना चाहिए. सर्वप्रथम ये चीज पे आते हैं. जो कागज लेना, पानी आपी दो जरा. 1 मिनट. पानी आपी दो, चालશે. हाथ कहां से कहां तक देखना चाहिए. तो यहाँ पे हमने जो ई बुक दी हुई है आपको, उस ई बुक के अंदर उस ई बुक के अंदर आपको एक फोटो दिया होगा. सर्वप्रथम एक सिंगल हाथ दिया है, उसको ऐसे मार्किंग किया हुआ है. फिर एक दूसरा हाथ दिया है, उसमें 2 मार्किंग किए होंगे, और एक तीसरा हाथ दिया है, उसमें 3 मार्किंग किए होंगे. फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक बार फिर से समझा देता हूं. हमने डेमो में इसको डीपली नहीं लिया था, परंतु यहाँ पे एकदम हम डीपली लेंगे कि हाथ कहां से कहां तक देखना चाहिए. हाथ किसे कहते हैं? लोग समझते हैं कि ये पूरा हाथ है, लेकिन ये पूरा हाथ हमें नहीं देखना है. हम पूरा हाथ या तो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी हम कब देखेंगे? तो कि पूरी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी हम जब जन्म लग्न कुंडली से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, तो हमारा जो पहला खाना है यानी पहला स्थान है, उस पे से हमें पता चलेगा कि आपकी स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी कैसी होगी. यहाँ पर हम हाथ की बात कर रहे हैं कि हाथ कहां से कहां देखना चाहिए. तो हाथ ये अंगूठे से ये पहली उंगली तर्जनी उंगली, ये दूसरी उंगली मध्यमा उंगली, इसे हम मध्यमा उंगली कहते हैं. अंगूठे से दूसरी उंगली मध्यमा उंगली कहते हैं. ये मध्यमा उंगली हमारे हाथ में सबसे बड़ी उंगली है. ये मध्यमा उंगली हमारे हाथ में
सबसे बड़ी उंगली है, ये मध्यमा उंगली के टोच से लेके यानी टॉप से लेके यानी सतह से लेके हमें हाथ यहां तक देखना चाहिए। यहां मणिबंध रेखाएं हैं, ये मणिबंध रेखा है। किसी के हाथ में एक, किसी के हाथ में दो, किसी के हाथ में तीन, और बहुत ही भाग्यशाली आत्मा होगी उसके हाथ में यहाँ पे 4 मणिबंध रेखा पाई जाती है, बहुत ही भाग्यशाली। तो हमारे हाथ में 1 2 3 4 मणिबंध रेखा, यानी यहां मणिबंध रेखा तक मुझे ये आगे का भाग देखना चाहिए। अभी ये आगे के भाग को हम क्या कहते हैं? तो ये आगे के भाग को, ये पूरा जो भाग है हमारा आगे का भाग, उसे हम करतल कहते हैं। करतल, करतल कहते हैं। यहां पे मैं आपको लिख के दिखाता हूं। इसे हम करतल कहते हैं। ये हमारे हाथ को हम करतल कहते हैं। फिर क्या देखना है? उसी तरह मैं हाथ के बैक साइड में आ जाऊंगा। बैक साइड में आ जाऊंगा, ये मध्यमा उंगली की सतह यानी अंगूठे से मुझे दूसरी ही उंगली देखनी है। ये उंगली के टॉप से लेके ये मणिबंध जो रेखा हमने पीछे देखी थी, उसके सराउंडिंग ही हमें यहां तक वापिस हाथ देखना है। यहाँ पे यहां तक हमें हाथ देखना है। अभी आपको सवाल ये उठेगा कि इधर पीछे की ओर देखने के लिए क्या है और आगे की ओर देखने के लिए क्या है। अभी ये जो पर्टिकुलरली ये पीछे की ओर देखने के लिए क्या है, वो भी मैं आपको समझाता हूं और आगे का भी समझाता हूं। ये जो पोर्शन है मध्यमा उंगली की टोच से लेके, अभी मैं हाथ को ये हाथ को मैं 2 भागों में विभाजित करूंगा। देखो, मैं आपको यहाँ पे इतना आसान तरीका बता रहा हूं हाथ देखने का कि आपको लगेगा कि हस्तरेखा बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत लोगों ने इसको बहुत हार्ड बना दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं। जैसे मैंने कहा, यहां से लेके यहां तक देखना है। फिर दूसरा, हम इस हाथ को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला, हम यहाँ पे आते हैं, यहां से लेके ये उंगलियों के मूल तक, उसमें मुझे अंगूठा भी लेना है। सुनिए, आप बराबर सुनिए, यहां से लेके उंगलियों के मूल तक, उसमें मुझे ये अंगूठा भी लेना है, यानी ये पूरा अंगूठा भी मुझे लेना है। हाँ, फिर दूसरा भाग है, ये उंगलियों के मूल से लेके, अंगूठे के मूल से लेके ये पूरा हथेली का भाग मुझे देखना है। ये पूरा हथेली का भाग मुझे देखना है। यानी ये हाथ को मैंने 2 भागों में विभाजित किया, फ्रंट साइड पर यानी करतल साइड पर। अभी ये है करपृष्ठ। जैसे मैंने बताया है कि यहां से लेके यहां तक देखना है, यानी ये है करपृष्ठ। तो यहां पे भी मैं इसको 2 भागों में विभाजित करूंगा। पहला, मध्यमा से लेके ये जो उंगली के मूल है वहां तक। अभी आप ये सोचते होंगे कि भाई ये उंगली के मूल तक क्यों? तो आपको मालूम है, ये जो गैप पड़ता है, ये जो उंगली में गैप पड़ते हैं, ये जो गैप पड़ते हैं यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे भी जो गैप पड़ते हैं, यहाँ पे सबके हाथ में अलग अलग किस्म के गैप पड़ते होंगे, ये सबके हाथ में। तो ये गैप का भी फल है। फिर हम देखते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, उसमें भी जो गैप पड़ते हैं, यहाँ पे देखो गैप दिख रहा है, उसका भी फल है। फिर हम नॉर्मल ऐसे उंगली करते हैं, उसका भी फल है। हम ये सब चीज को पढ़ेंगे। तो मध्यमा उंगली की कर पृष्ठ में मध्यमा उंगली से लेके मणिबंध तक, यानी मध्यमा उंगली से लेके मणिबंध तक पूरा एक बार, फिर मध्यमा उंगली से लेके उंगलियों के मूल तक 2, फिर मध्यमा उंगली से लेके उंगलियों के मूल तक 2, फिर उंगलियों के मूल से लेके मणिबंध रेखा ये 2। यानी पर्टिकुलरली आगे मुझे इतना भाग, फिर मुझे इतना भाग, पीछे भी मुझे इतना भाग, पीछे भी मुझे इतना भाग, और फिर इतना भाग। ये मुझे इस तरह देखना है। अभी तीसरा, अभी ये जो करतल वाला भाग है, इसको हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। अभी आपको ऐसा लगेगा कि पहले 1, फिर 2, फिर 3, इसमें ऐसी क्या खासियत है? तो वो भी मैं अभी आपको समझा रहा हूं कि उसमें ऐसी क्या खासियत है। तो यहां पे हम देखेंगे
कि इस भाग को हमको अभी ये हाथ को यानी करतल को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो 3 पार्ट में हम कैसे डिवाइड करेंगे? तो मध्यमा उंगली से लेके यहां तक, उंगलियों के मूल तक, ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट, ये उंगलियों से मूल तक, ये पर्टिकुलरली जो हमारी मस्तक रेखा है, ये मस्तक रेखा है, ये मस्तक रेखा, ये मस्तक रेखा के ये दूसरा पार्ट, ये इतना पार्ट हुआ। फिर नीचू का पार्ट, ये मस्तक रेखा से लेके हमारा ये नीचू का भाग, ये तीसरा भाग हुआ। यानी इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपको बता देता हूं। मनुष्य के जीवन के अंदर ये जो भाग है, ये भाग सात्विक भाग है, जिसको हम सत्व कहते हैं। इससे हम क्या देख सकते हैं? तो इससे हम हमारी मानसिक परिस्थिति देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर भाग के अंदर किसी भी ग्रह को स्थान नहीं दिया है। तो ये पर्टिकुलर भाग के अंदर क्या है? तो कि ये पर्टिकुलर भाग के अंदर हमारी 12 राशियां हैं, जो आपको किताब दी गई है उसमें ये चार्ट दिए हुए हैं। 12 राशियां, 27 नक्षत्र, तिथियां, हिंदी मास, अंग्रेजी मास, ये सब आपको उस किताब के अंदर दिए गए हैं। आप पांचों की 5 किताब रिफर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी 12 राशियां है, हमारे 12 हिंदी मास और 12 अंग्रेजी मास, ये हमारी उंगलियों के अंदर है। देखो, ये जो राशियां है, वो राशियां भी हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा उदाहरण राशि के बारे में देखो, ज्योतिष और हस्तरेखा दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। उसके लिए मुझे आपको ये समझाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि कल उठ के अगर आप प्रेडिक्शन करते हो हाथ से, तो आपका प्रेडिक्शन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। मैंने जो किताब लिखी है, मैंने और चेतन भाई गज्जर ने जो किताब लिखी है, अगर उस किताब को आप रिफर करोगे तो बहुत ही आसान भाषा में लिखी हुई है, यानी बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी हुई है। आप आसानी से समझ सकते हो। कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें चैट के माध्यम से सवाल पूछो, हम आपको जवाब तुरंत ही देंगे। यानी हम जैसे ही आपका मैसेज देखेंगे, आपको इमीडिएटली जवाब देंगे। तो यहाँ पे ये जो 12 राशियां है, 12 राशियां में 12 राशियां भी है ना, 4 प्रकार के एलिमेंट्स यानी तत्व में बांट दी गई है। तो सबसे पहला है अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अभी यहाँ पे हमें हाथ के अंदर ये जो हमारा पर्व है, ये जो पहला पर्व, ये दूसरा पर्व, ये तीसरा पर्व, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो ये जो पहला पर्व है, हम एज्यूम करते हैं कि ये मेष राशि है, समझो ये, समझो मेष राशि है। तो ये मेष राशि यानी ये पर्वत कैसा है, उससे पता चलेगा कि ये व्यक्ति के ऊपर अग्नि तत्व का प्रभाव कितना है। उसी तरह वृषभ राशि होगी तो पता चलेगा कि उसके ऊपर पृथ्वी तत्व का प्रभाव कितना है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, अग्नि तत्व की राशि के बारे में एक एग्जांपल दे देता हूं। अग्नि तत्व की 3 राशि है, मेष, सिंह और धनु। अभी इस राशि का कोई व्यक्ति होगा, हम एज्यूम करते हैं कि मैं पिता हूं, मैं अग्नि तत्व की राशि का हूं, मैं मेष राशि का हूं, तो मेरा स्वभाव कैसा होगा? मेष राशि, तो मेष राशि का स्वामी कौन है? जो नए होंगे उनको थोड़ी समझने में दिक्कत होगी, परंतु आप इसको वापिस रिफर करेंगे ना, तो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो मेष राशि का स्वामी यानी मालिक मंगल है। अभी मंगल है, उसका तत्व कौन सा है यानी एलिमेंट कौन सा है? तो उसका तत्व अग्नि तत्व है, और ये मेष राशि का भी तत्व अग्नि है। तो अभी इससे क्या होगा? अग्नि अग्नि अगर मिल जाए तो क्या होगा? डबल फायर होगी, आग जोर से लगेगी। इसीलिए देखो, यहां पे मैं अभी आपको एक वास्तु में ले जाता हूं। ये चीज आपके किचन में हो सकती है। अगर आपका किचन घर के अंदर पूर्व दिशा के आप 3 भाग कर लीजिए, पूर्व दिशा के आप 3 भाग कर लीजिए, यानी नॉर्थ ईस्ट आएगा, बीच में आएगा आपका ईस्ट आएगा और साउथ ईस्ट आएगा। अगर आपका किचन बीच में बराबर ईस्ट में होगा
तो आपके घर के अंदर आग लगने के इंसिडेंट्स 100% हो गए। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, 100% हो गए इंसिडेंट्स। तो मैंने ऐसे बहुत सारे वास्तु भी देखे और उनके हाथ भी देखे हुए हैं। उसके मेरा मेरा इसमें बहुत काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो ये अग्नि तत्व के 3 व्यक्ति हैं। मेष राशि, उसका स्वामी मंगल। तो ये कैसा होगा, ये अपने बच्चे को कुछ भी पूछेगा नहीं, सीधा एक लाफा मार देगा, सीधा लाफा मार के उससे बात करेगा। तो आप समझ जाते हो कि लाफा मार के बात करेंगे तो बच्चा क्या होगा, डर जाएगा। फिर हम आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है, सूर्य भी अग्नि तत्व का है। मेष मंगल यानी सेनापति, सिंह सूर्य दोनों अग्नि तत्व, लेकिन सिंह राशि यानी पिता। सूर्य को पिता की उपमा दी गई है। तो पिता कभी अपने संतान को मारेगा नहीं, धीरे से सहलाएगा, समझाएगा, खिलाएगा, पिलाएगा, फिर नहीं मानेगा तो मारेंगे पिता। आप देखो ये 2 अग्नि तत्व की राशि में डिफरेंस कितना है। एक सीधा मारने की वाली बात है, दूसरा समझा के पटा के समझाने वाली बात है। तीसरी राशि है धनु राशि। अभी धनु राशि का स्वामी है गुरु। धनु राशि है अग्नि तत्व की राशि है और गुरु है वो आकाश तत्व है, यानी स्काई एलिमेंट है। स्काई एलिमेंट यानी एकदम खुला। तो ये कभी भी अपने संतान को मारेंगे नहीं। आपको देखना है तो आप देख लेना, धनु राशि वाले, धनु लग्न वाले जनरली कभी भी गर्म नहीं होते हैं, और जिस दिन गर्म हो गए ना तो समझ लो उसको ठंडा करना बहुत ही मुश्किल है। आप ठंडा नहीं कर पाओगे। उनका एक ही नियम रहता है, चाणक्य नीति रहती है उनकी, पैर में कांटा लगे तो कांटा निकाल के नहीं फेंकना है, पूरा झाड़ उखाड़ के फेंक देना है। ये धनु राशि, धनु लग्न, गुरु, ये उसका नियम है। तो ये कभी भी अपने संतान को मारेंगे नहीं, संतान को कुछ नहीं कहेंगे, खुद चेयर पे बैठ जाएंगे, बच्चे को बोलेंगे उधर कोने में तू बैठ जा, और बच्चा जैसे ही कोने में बैठेगा, कुछ नहीं ऐसे बैठे बैठे उसको देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। अल्टीमेटली बच्चा थक जाएगा और पापा को बोलेगा पापा आई एम सॉरी, मेरी ये गलती हो गई, वगैरह 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 जो भी है। अब ये तीनों अग्नि तत्व की राशि है। अभी आपने देख लिया कि तीनों के फल कैसे हैं। तो यही चीज मुझे हाथ से देखनी है, समझ लो, यही चीज मुझे हाथ से देखनी है कि ये व्यक्ति कैसा है। अग्नि तत्व वाला है, गुस्से वाला है, पृथ्वी तत्व वाला यानी स्थिरता वाला, कुछ नहीं, एक सरी का काम करता होगा पूरे दिन, यानी वो हाथ से आप पता कर सकते हो कि ये व्यक्ति, जैसे कि आप जाओगे पोस्ट ऑफिस में जाओगे, वो लोग एसोटिंग करते होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो एसोटिंग ही करेंगे और कुछ काम नहीं कर सकते। बैंक में जाओगे, वो चेक लेगा, थप्पा मार के आपको काउंटर वापस देता होगा, और वो कुछ नहीं करेगा। तो ये पृथ्वी तत्व हो गया, यानी स्थिरता वाला हो गया। फिर वायु तत्व आते हैं। तो वायु तत्व वाले कैसे होते हैं, तो कि वायु तत्व वाले बहुत ही चंचल होते हैं। वो 1 मिनट कहीं भी नहीं बैठ सकते हैं, 1 मिनट कहीं भी बैठ नहीं सकते वायु तत्व वाले। उसके दिमाग में एक एक सेकंड पे सब चीज चेंज होती रहती है। वायु तत्व की 3 राशि है, 3, 7, 11, यानी मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। इसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट राशि कौन सी, तो कि कुंभ राशि। हमारे हाथ में भी कुंभ राशि है। ये कुंभ राशि, ये पर्टिकुलर पोर्शन अगर आप देखोगे, अगर वो अच्छा डेवलप होगा तो समझ लो ना कि उसके पेट में से कभी आप बात नहीं निकाल पाओगे। आप कितना भी मार लो, कुछ भी कर लो, जो डिटेक्टिव फील्ड में है वो उनका कुंभ राशि वाला जो पर्व है वो सबसे ज्यादा विकसित होगा। तो ये कुंभ राशि तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट राशि। मिथुन राशि, आपकी मिथुन राशि कैसी है, तो वो व्यक्ति, 2 व्यक्ति के, देखो मैं यहाँ पे किसी को पर्टिकुलरली इंडिकेशन नहीं बना रहा हूं, क्योंकि एक राशि में 9 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। एक ध्यान रखना, एक राशि में 9 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं। मेरे जैसा पर्टिकुलरली सेम टू सेम हुलिये वाले व्यक्ति पूरे विश्व के अंदर आपको 6 जन मिलेंगे। एक राशि में 9 प्रकार के व्यक्ति और मेरे जैसे हुलिया रखने वाले, यानी मेरे जैसे सेम टू सेम दिखने वाले
पूरे विश्व के अंदर आपको 6 लोग मिलेंगे। हमारी हाथ की प्रिंट सब अलग होगी, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, फेस वगैरह सब आपको एक सरीखा मिलेगा। तो ये राशियों का हमारे जीवन के अंदर भी बहुत ही काफी महत्व है। तो यहाँ पे हम बाद में जब बात करते करते आगे चलते चलते ये राशियों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते रहेंगे कि भाई ये राशियां हमारे जीवन के अंदर कितना इंपॉर्टेंस रखती है। तो यहाँ पे कोई भी राशि, यहाँ पे सभी राशियां है, यहाँ पे हमारे हिंदी मास है, अंग्रेजी मास है, फिर हमारे कुछ नक्षत्र, हमारे कुल 27 नक्षत्र है। हस्त संजीवनी करके एक किताब है, उसके अंदर बहुत ही अच्छा जिक्र किया हुआ है इस नक्षत्र के बारे में। ऐसे तो लोगों के अंदर मतांतर है किसी के, यानी अभी देखो मैं मेरे किताब में आपको देखने मिलेगा कि जीवन रेखा, लोग सब जीवन रेखा की भाग्य रेखा, मेरे ख्याल से जीवन रेखा का मैंने बात लिखा हुआ है उसमें। जीवन रेखा जनरली यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ ऐसे जाती है, ये जीवन रेखा है, यहाँ से स्टार्ट होके ऐसे जाती है, बराबर है। तो साउथ में यानी दक्षिण भारत के अंदर कार्तिकेयन करके एक स्वामी हो गए हैं, उनके हिसाब से जीवन रेखा का प्रारंभ नीचे से ऊपर हो रहा है उनके हिसाब से। तो हमें देश काल की परिस्थिति को देख के बात करनी है और किसी चीज को ध्यान में नहीं रखना है। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं बंबई में रहता हूं, तो मैं बंबई की परिस्थिति को ध्यान में, बंबई की क्लाइमेट को ध्यान में रख के ही मैं बात करूंगा। अगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो दिल्ली को ध्यान में रख के ही मैं बात करूंगा। तो मुझे देश काल की परिस्थिति के अनुसार ही चलना है। तो ये हमारी कुछ नक्षत्र हमारे यहाँ हैं और बाकी के कुछ नक्षत्र ये हमारे अंगूठे पे और ये पूरी हथेली में फैले हुए हैं। मैंने जो किताब दी है उसके अंदर ये नक्षत्र कहाँ कहाँ कौन से नक्षत्र आए हैं, मेरे हाथ के अंदर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये 4 दिशा कहाँ कहाँ है वो भी मैंने उसमें जिक्र किया हुआ है। यहाँ पे तिथियां भी मैंने दी हुई है, यहाँ पे तिथियां, अंगूठे में भी तिथियां दी हुई है, आप उसको रिफर कर सकते हैं, राशियां भी रिफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 राशियां हैं। फिर पर्टिकुलरली जो ये जो पोर्शन है ये राजसिक पोर्शन है। ये किससे जुड़ा हुआ है? तो कि ये हमारी व्यवहारिकता और हमारी संसारिकता, यानी हमारे संस्कार कैसे होंगे, इस चीज से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कौन से ग्रह आए हुए हैं? तो यहाँ पे ये गुरु ग्रह आया है, ये शनि ग्रह आया है, फिर ये सूर्य ग्रह आया हुआ है, फिर ये बुध ग्रह आया हुआ है, फिर यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है ये उच्च का मंगल यानी ऊर्ध्व मंगल आया हुआ है। तो ये जो 5 ग्रह है ये हमारे राजसिक स्थान में आए हुए हैं। यानी हमारी प्रकृति कैसी होगी, राजा जैसी होगी कि नहीं होगी। अगर मेरा ये गुरु का पर्वत अच्छा होगा, अगर मेरा ये मंगल का पर्वत अच्छा होगा, अगर मेरा ये सूर्य का पर्वत अच्छा होगा और मेरा बुध का पर्वत अच्छा होगा तो मैं बुद्धिशाली, सूर्य का पर्वत अच्छा होगा तो मैं राजा जैसा यानी खाने पीने का बहुत ही शौकीन, बुध का पर्वत अच्छा होगा तो मेरा एजुकेशन वगैरह आदि सब मेरा अच्छा होगा। तो ये पर्टिकुलरली ये जो पोर्शन है ये राजसिक पोर्शन है। तो ये राजसिक पोर्शन के अंदर हमारे 4 ग्रह आए हुए हैं। फिर हम नीचे आते हैं तो ये तामसिक पोर्शन। अभी ये जो राजसिक पोर्शन है उसके अंदर मैं आपको बता दूं और मैं आपको थोड़ा उसमें डीप लेके जा रहा हूं, क्योंकि लोग समझते हैं यानी हस्तरेखाविद जो है हमारे, देखो हर्षल नेपच्यून प्लूटो जैसे ग्रह को हमारे शास्त्र के अंदर ऐसे कहते हैं कि कहीं भी कुछ उसका जिक्र नहीं है, फल कथन में उसका कोई फायदा नहीं है, वो कहीं भी गिने नहीं गई है। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, हर्षल नेपच्यून प्लूटो को वरुण, यम और प्रजापति इस नाम से जाने जाते थे। तो ये इस यानी हर्षल जो है वो प्रजापति के नाम से जाने जाते थे, नेपच्यून जो है वो वरुण के नाम से जाने जाते थे और प्लूटो जो है वो यम के नाम से जाने जाते हैं। और ये ग्रह सर्वप्रथम किसने देखे थे? तो आपको मालूम होगा कि जिस ऋषि ने महाभारत लिखी थी, वेद व्यास जी, उनका आगे का नाम कृष्ण की ऐसा कुछ है लेकिन मुझे याद नहीं है, लेकिन वेद व्यास के नाम से वो बहुत ही प्रचलित हुए। आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। और उन्होंने जब महाभारत की लड़ाई हो रही थी तभी उन्होंने आसमान में ये तीनों ग्रह को देखा था और उनके कलर भी उन्होंने नोट डाउन किए थे। और उस समय के जो प्लूटो की गति थी
उस गति के आधार पर उन्होंने ये फल कथन किया था कि ये महाभारत की लड़ाई के अंदर सबसे बहुत ही यानी बहुत ही व्यक्ति की मृत्यु होगी, यानी जो हम कहते हैं कि रक्तजन्य क्रांति। आप देखते होंगे कि आज बॉर्डर पे जब सैनिक लड़ाई करते हैं तो कितना रक्त बहता है। तो ऐसी रक्तजन्य क्रांति फिर हिंदुस्तान के अंदर कौमी यानी कास्ट का तूफान, यानी एक कास्ट से दूसरे कास्ट का तूफान जो होता है, तो ये हम लोग जब राष्ट्र की कुंडली पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम प्लूटो को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो हमें यहाँ पे प्लूटो को कहाँ महत्व देना है? यहाँ पे अगर मेरा पर्टिकुलर जो ये भाग है, ये भाग यहाँ पे प्लूटो का स्थान है। यहाँ पर अगर ये भाग अगर मेरा डेवलप है तो मैं ना एक आतंकवादी होऊंगा, यानी आतंकवादी जैसा स्वभाव होगा मेरा। तो ये जो आतंकवादी जैसा स्वभाव, बात बात में गुस्सा होना, तो ये मुझे प्लूटो से पता चलेगा, ये मुझे प्लूटो से पता चलेगा। तो आप देखोगे कि राजसिक भाग में प्लूटो है, यानी शांत है तब तक शांत, परंतु जब उखड़ गया तो सब फेंक डालेगा, सब फेंक देगा। तो ऐसा ग्रह है प्लूटो। तो हमें प्लूटो को भी ध्यान देखना है। उस समय पे प्राचीन समय में हमारे हिंदुस्तान के अंदर इसको क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे एक बात नोट डाउन कर लीजिए कि उस समय पे हमारे हिंदुस्तान के अंदर सतयुग था। उस समय हमारे हिंदुस्तान के अंदर सतयुग था और आज कलयुग है। अगर मुझे आपके खानदान के अंदर कोई ऐब है, यानी कोई हम कहते हैं ना, जैसे कि हम कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पितृदोष आदि वगैरह जो भी है, ऐसे कोई ऐब है, मुझे ये देखना है, तो लोग जनरली राहु को पकड़ते हैं, लेकिन मैं जनरली नेपच्यून को पकड़ता हूं। मैं जनरली नेपच्यून को पकड़ता हूं। नेपच्यून से पता चल जाता है कि आपके खानदान के अंदर कौन सा क्या ऐब है। तो अभी हम आगे चलते हैं। हमारा ये जो नीचू का पोर्शन है, ये जो पोर्शन मस्तक रेखा के नीचू का जो ये पर्टिकुलर पोर्शन है, उसमें कौन से ग्रह आए हैं। तो जैसे मैंने ये बताया, ये पूरा चंद्र का पर्वत है, ये पूरा शुक्र का पर्वत है, ये जो पर्वत है, ये यहाँ पे निम्न मंगल यानी नीच का मंगल गिना गया है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि चंद्र और शुक्र ग्रह तो बहुत ही सौम्य है, इसको हमने ऐसी तामसिक कैटेगरी में लिया है क्योंकि हमारा ये पूरा भाग तामसिक है। तो हमने इसको तामसिक कैटेगरी में क्यों लिया हुआ है? तो मैंने आपको पहले बताया कि शुक्र भौतिकता का कारक है। किस चीज का कारक है? भौतिकता का कारक है। हम जो शारीरिक सुख भुगतते हैं उसके ऊपर भी शुक्र और मंगल का आधिपत्य है। दूसरा, जो स्त्री पीरियड में बैठती है उसके ऊपर मंगल और चंद्र का भी आधिपत्य है। यानी ये तामसिक चीजों से जुड़ी हुई चीज है। ये चीज अगर मेरा माइंड अच्छा होगा तो मैं बहुत ही अच्छा शांत स्वभाव का होगा, लेकिन मेरा माइंड, चंद्र का आधिपत्य हमारे माइंड के ऊपर है, यानी मेरे सोचने की शक्ति के ऊपर चंद्र का आधिपत्य है। अगर मैं बुरा सोचूंगा तो, अभी समझ गए ना आप लोग, मैं बुरा सोचूंगा तो मेरा शुक्र पर्वत कैसा एक्टिव होगा। तो यहाँ पे ये तामसिकता से जुड़ा हुआ पर्वत है। अभी ये तामसिकता में कौन से ग्रह आ रहे हैं? तो तामसिकता में ये सबसे पहला ये शुक्र का पर्वत आ रहा है, ये चंद्र का पर्वत आ रहा है, यहाँ पे राहु है, फिर यहाँ पे हर्षल ग्रह है, हर्षल। मैं अभी हर्षल के बारे में भी आपको समझाऊंगा और नेपच्यून के बारे में भी समझाऊंगा। ये केतु ग्रह है, यहाँ पे केतु, और यहाँ पे जो है वो नेपच्यून है, और ये जो पोर्शन है निम्न मंगल यानी नीच का मंगल। अभी आपको कुंडली के अंदर मंगल दोष देखना है, कुंडली के अंदर मंगल दोष देखना है। तो ये अंगूठा जो है ना, अंगूठा, ये अंगूठे आप देख रहे हैं, ये लाइन दिख रही है आप सभी लोगों को, ये लाइन दिख रही है। मेरी कुंडली के अंदर मंगल दोष है, ये लाइन है। अभी वो मंगल दोष कितना गहरा है, लाइट है, हल्का है, ये मेरी लाइन कितनी डार्क है, डीप है, कैसी है, उसके ऊपर से पता चलेगा कि मेरी कुंडली के अंदर मंगल कैसा है, कहाँ बैठा है, कैसा है मेरा मंगल कैसा है। तो मेरी कुंडली के अंदर ये मंगल दोष का सूचन करती है। अभी यहाँ आते हैं हम निम्न मंगल।
निम्न मंगल यानी नीच का मंगल, ये मंगल क्या देता है? तो क्या आक्रामकता देता है, गुस्सा देता है। अगर अच्छा है तो कोई वांदा नहीं है, अच्छा है तो बहुत ही बड़ा सर्जन यानी डॉक्टर, काट फूटने वाले डॉक्टर बनाते हैं। आप कैसे भी खून कितना भी खून देख लोगे, यानी बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं खून नहीं देख सकता हूं, अगर खून देखूंगा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। आप कितना भी खून देख लो, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ऐसे व्यक्ति को। ये निम्न निम्न मंगल देता है और कोई नहीं देता है। फिर ये शुक्र क्या देता है? तो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शुक्र भौतिकता देता है। चंद्र किस चीज का कारक है? तो कि मन का कारक है। आपको मालूम होगी कि हमें कभी कभी ऐसे उन्माद होता है। अभी पूनम के दिन देखो, जितने भी कर्क राशि वाले हो गए, कर्क लग्न वाले हो गए, कर्क राशि, कर्क लग्न वाले, और जिनका ये चंद्र का पर्वत डेवलप होगा यानी उठा हुआ होगा यानी विकसित होगा, तो ये व्यक्तियों में सबसे ज्यादा उन्माद पाया जाता है, सबसे ज्यादा उन्माद पाया जाता है। तो ये चंद्र का पर्वत ज्यादा विकसित भी अच्छा नहीं माना गया है। तो ये उन्माद, तो ऐसे व्यक्ति को, यानी कर्क लग्न है, कर्क राशि है, ये चंद्र का पर्वत जिसका विकसित है, उनको हमेशा पूनम के आगे 1-2 दिन यानी 2.25 दिन, पूनम जिस दिन रहती है उसके एक दिन आगे और उसके एक दिन पीछे, यानी हम अप्रोक्सीमेट पकड़ ले हुए 3 दिन, इनको पानी से थोड़ा दूर रहना चाहिए। घर में भी पानी पीते हैं तो किसी को आदत होती है गट 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 करके पी जाते हैं। तो इस समय पे ऐसे व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए कि इस व्यक्ति को पानी से कोई तकलीफ ना हो। अभी हम आते हैं राहु और केतु। तो राहु है ना, इल्यूजन का कारक है, यानी छल कपट करना। अभी हमारी कुंडली के अंदर चौथे स्थान में राहु हो तो हमारा ये हाथ कैसा, ये जो हमारा ये पर्टिकुलर पोर्शन कैसा होगा? तो ये हमारा पर्टिकुलर पोर्शन अंदर दबा हुआ होगा, अंदर अंदर की ओर दबा हुआ होगा ये पोर्शन। आप ऐसे हाथ रखोगे और यहाँ पे पानी रखोगे तो पानी, यहाँ पे हम ऐसे हाथ रखेंगे, पानी रखेंगे तो पानी ज्यादा टिकेगा नहीं। लेकिन ये जो राहु जो जिसका 4th हाउस में होगा, यहाँ पे पानी लंबे समय तक टिकेगा। तो ये लोग कैसे होते हैं? तो ये इल्यूजन दिखाने वाले, छल कपट करने वाले, लोगों को उल्लू बनाने वाले, यानी मेस्मरिज्म जो वगैरह करते हैं, लोगों को ब्लैकमेल वगैरह करते हैं, वो ऐसे व्यक्ति राहु प्रधान व्यक्ति होते हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं केतु। यहाँ पे केतु है, यहाँ पे केतु है। केतु किस चीज का कारक है? तो कि लोग कहते हैं कि, लोग नहीं, शास्त्र भी कहता है कि केतु मोक्ष का कारक है। जिसकी कुंडली के अंदर केतु 12वें स्थान में हो तो पर्टिकुलर ये पर्वत दबा हुआ होगा, अंदर की ओर होगा, और उनको संतान जल्दी नहीं होगे। दूसरों, उनको मोक्ष मिलने के चांस सबसे ज्यादा होंगे। तो ये मोक्ष का कारक ग्रह है। लेकिन हमारी कुंडली, हम ज्योतिषाचार्य केतु को किस चीज से कनेक्टेड करते हैं कि गत जन्म में हमारी कोई भी अधूरी वासना रह गई है, उस वासना को पूर्ण करने के लिए हमने ये जन्म लिया है, और इस जन्म में भी हम उसको पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। वो किसके कारण से? तो कि केतु के कारण से। हमारा केतु का पर्वत कैसा है, हमारी कुंडली में केतु कैसा है, उससे हमें पता चलेगा। अभी हम यहां पे आते हैं हर्षल और नेपच्यून। हर्षल का काम क्या है? तो आपको सब लोगों को मालूम होगा कि कुछ मार्च 2011 में, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, मार्च 2011 में सुनामी आया था जापान में। आप लोगों को मालूम होगा कि सुनामी आया था जापान में, सब तहस नहस कर दिया था। तो हर्षल इस चीज का कारक है कि उसका काम है सभी चीज को तोड़ देना और उसको रीडेवलप करना, रिकंस्ट्रक्शन करना। आज आपके समय में, ये समय में देखो, ये मैं समझाने की क्यों कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यही चीज जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, यही चीज मुझे जब प्रेडिक्शन करना है, तो प्रेडिक्शन कैसे करना है? मैं कहूंगा, मेरे पास कोई बंदा आएगा कि भाई मेरे को काम क्या करना है, तो आपको हाथ से देखना है कि भाई काम क्या करना है। तो अगर उसका पर्टिकुलरली ये पर्वत अच्छा होगा, ये पोर्शन जब अच्छा होगा, तो वो व्यक्ति को आप बोल सकते हैं कि यू कैन बिकम गुड इंटीरियर डेकोरेटर, गुड सिविल इंजीनियर और गुड आर्किटेक्ट। आप ये 3 जनों को देखोगे ना,
तो उनका ये पर्सन बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जनरली इन लोग का काम क्या है, किसी स्ट्रक्चर को तोड़ना या तो फिर से बनाना, या तो किसी स्ट्रक्चर को फिर से बनाना, ये उन लोग का काम है। तो ये हर्षल ग्रह का काम क्या है, किसी चीज को तोड़कर उसका नया स्वरूप देना। जैसे जापान में मैंने कहा, मार्च 2011 में सुनामी आया था, तभी पूरा जापान का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन पूरा तहस नहस हो गया था, और पूरा जापान उसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह डेवलप किया। फिर आपको मालूम होगा कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसे डिमोलिश कर दिया गया था आतंकवादियों द्वारा। फिर वो दो बिल्डिंग थी, और दो बिल्डिंग को तोड़ दी गई थी, यानी उन्होंने नहीं तोड़ी, यानी आतंकवादियों ने उसको तोड़ दी, यानी प्लेन लेके अंदर घुस गए और उसको गिरा दिया। लेकिन वो तोड़ के फिर टूट गई हुई बिल्डिंग को फिर नया एक ही बिल्डिंग का रूप देके जब डेवलप किया गया, तो वो हर्षल का काम है। ये किसी भी चीज को तोड़ के नया करना, ये हर्षल का काम है। फिर अब हम आते हैं नेपच्यून। देखो, नेपच्यून सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? आज देखो, मैं ना इस फील्ड में लास्ट 25 साल से हूं, इस फील्ड में लास्ट 25 साल से हूं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि मेरे में देवी शक्ति आती है, मेरे को भूत प्रेत लगा हुआ है, मेरे को कुछ ऐसे कंपन होती है, ऐसे लगता है कि कोई मेरे शरीर में मेरे पिता आ रहे हैं, मेरे माता आ रही है, मेरे कोई देवी आ रही है, कि मेरे को भूत प्रेत आ रहा है, कि ऐसी कोई शक्ति मेरे शरीर के अंदर प्रवेश रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये भी एक योनि है, लेकिन ये योनि हमेशा आपके साथ नहीं रहती, इतना समझ लेना। ये योनि के कुछ पर्टिकुलर स्थान है, अगर आप उधर जाके कुछ छेड़छाड़ करोगे तो ही ये योनि आपको तकलीफ देगी, बाकी ये योनि कभी भी तकलीफ नहीं देती है। लोगों को एक गलत फहमी है, गलत मान्यता है कि भाई भूत लगा, प्रेत लगा, देवी शक्ति आ गई, ये एक गलत मान्यता है। तो ये किसके कारण है? तो ये है नेपच्यून के कारण। अगर आपका ये पर्टिकुलर पोर्शन, यानी ये केतु है, केतु के नीचे का ये जो पर्टिकुलर पोर्शन अगर अच्छा डेवलप हुआ होगा, तो आप धुनी स्वभाव के होगे, यानी कुछ नया रिसर्च करने वाले होगे, यानी आपको खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है, आप किसी काम में लगे हैं तो लगे ही रहेंगे, तो ऐसे धुनी स्वभाव के होगे। अगर ये पर्वत अच्छा नहीं है, तो आपके अंदर कोई देवी भी शक्ति आती होगी, प्रेत बाधा भी आती होगी। फिर ये पर्वत से और क्या पता चल सकता है? तो ये पर्वत से और ये भी पता चल सकता है कि हमारे खानदान के अंदर कोई दोष है क्या। अभी मैं एक सिंपल आपको बता रहा हूं, मेरे एक मित्र है, उनकी लड़की की शादी करनी थी, तो एक्चुअल में वो लड़की ने किसी से लव मैरिज करना है, लेकिन मेरे को कुंडली दिखाने आए, तो मैंने उनको सिर्फ यही बताया कि भाई आप ये जिसकी कुंडली मुझे देखो, मैं कुंडली से भी देख सकता हूं, मैं हाथ से भी देख सकता हूं, आप मुझे जिसकी ये कुंडली दिखाने आए हो, आप खाली उनको जाके पूछ लो कि भाई आपके खानदान के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 50-55 सभी को आइस का प्रॉब्लम है क्या? तो मुझे बोले क्लियरली बोलो। तो मैंने बोला आइस का प्रॉब्लम यानी आंख से अंधे हो रहे हैं क्या वो लोग? तो पहले तो वो एकदम चौकंदा हो गया कि बोले उन्होंने तो ऐसी कोई चीज बात बताई नहीं है, ऐसी बात होती तो ये लोग बता देते थे। मैं बोला आप जाके पहले तहकीकात करो और पूछो। फिर उन्होंने दूसरे दिन जाके उनको पूछा, तब जाके उन्होंने कहा कि हाँ, आपको इस चीज किसने बताई? तो क्या आपके बेटे की कुंडली से पता चली? तो मैंने वो चीज कैसे देखी? तो मैंने वो चीज नेपच्यून के माध्यम से देखी। उनके घर के अंदर आफ्टर द एज ऑफ, मैं तो 50-55 बोल रहा था, लेकिन उनके घर के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 57 जितने भी पुरुष व्यक्ति थे उसकी आंखें चली जाती थी। तो ये नेपच्यून गूढ़ता का ग्रह है, रहस्यमय ग्रह है। आपको पता होगा कि एफ यू राम से हॉरर पिक्चर बनाते थे। आज तो बहुत लोग हॉरर पिक्चर बनाते हैं, तो ये एफ यू राम से वगैरह जो हॉरर पिक्चर बनाते थे, तो उसके ऊपर कौन से ग्रह का आधिपत्य था? तो कि नेपच्यून जैसे ग्रह का आधिपत्य था। जो डिटेक्टिव संस्था से जुड़े हुए हैं उसके ऊपर कौन से ग्रह का आधिपत्य है? तो कि उनके ऊपर भी ये नेपच्यून जैसे ग्रह का आधिपत्य है। तो आप समझ सकते हो कि हमारे जीवन के अंदर
आज के समय में हर्सल, नेपच्यून, प्लूटो का भी उतना ही महत्व है जितना ये 7 ग्रहों का है। लेकिन 7 ग्रहों को इंपॉर्टेंट इसके लिए दिया गया है कि 7 ग्रह हमें जनरली, हम देखो चंद्र देख सकते हैं, सूर्य को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, शुक्र को भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ समय पे हम शनि को भी देख सकते हैं, यानी गुरु को भी देख सकते हैं, ऐसे नेकेड आइज से देख सकते हैं, आपको पता चल सकता है। परंतु हर्सल, नेपच्यून, प्लूटो ये 3 ग्रह हम कभी भी नहीं देख सकते हैं। उसके लिए इतना पावरफुल टेलीस्कोप चाहिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और राहु केतु दोनों छाया ग्रह है, यानी शैडो है, लेकिन शैडो होने के बावजूद भी वो हमें तकलीफ दे रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे भी हमारे शास्त्र के अंदर बहुत सारी स्टोरियां है। परंतु हम उस स्टोरी को अगर नहीं लेवे और सीधे ही हम साइंटिफिकली जावे, तो आपको पता चलेगा कि भाई राहु केतु क्यों शैडो ग्रह है, और क्यों वो सूर्य और चंद्र के साथ जब आते हैं तभी ही ग्रहण होता है। आपको मालूम नहीं होगा, अगर जो एस्ट्रोलॉजर है और जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है उनको मालूम होगा कि राहु और चंद्र, राहु और सूर्य, इनकी वजह से ही हमेशा ग्रहण होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये मैंने कुछ आपको ग्रहों के बारे में, फिर ये हमारे हाथ के बारे में बताया कि ये राजसिक पोर्शन है, ये सात्विक पोर्शन है, ये राजसिक पोर्शन है, और पर्टिकुलरली ये जो भाग है हमारा, ये जो भाग है ये, यानी हमारा जो ये भाग है, पर्टिकुलरली ये जो भाग है, यानी हमारी जो ये रेखा है, मस्तक रेखा, ये जो पर्टिकुलरली भाग है, ये हमारा है तामसिक पोर्शन। अगर हमारा ये तामसिक पोर्शन कैसा है उससे आपको पता चल जाएगा। अभी मेरी बेटी की बात कर रहा हूँ, मेरी बेटी का ये पर्टिकुलरली पोर्शन बहुत ही डेवलप है, तो उसको हर रोज कुछ ना कुछ यानी तीखा खाने को चाहिए, यानी एक दिन पिज्जा चाहिए, एक दिन बर्गर चाहिए, एक दिन पाव भाजी चाहिए, यानी ऐसी फास्ट फूड जैसी आइटम उसको हर रोज चाहिए। तो ये तामसिकता है। तो ये तामसिकता किससे पता चलती है? तो पर्टिकुलरली ए पोर्शन से पता चलती है। एक वक्त बधाना वीडियो चालू કરીને પૂછી લો, અત્યાર સુધીનું સમજમાં આવ્યું? चालू करो, आप सभी लोग अपना वीडियो चालू कर दीजिए। सर वहां से बंद है। हेलो, वहां से बंद है, आपके इधर से बंद है। हाँ चालू करो तो आप ले जाए। हाँ स्टार्ट है, सबका स्टार्ट किया है। आप तो नहीं हो रहा है। नहीं हो ના रहा है, वी आर नॉट एबल टू ओपन इट, તમારે ત્યાંથી અનલોક કરવું પડશે અમને। अनलॉक करो तो चलो। हो गया सर, हो गया। हो गया सभी का? नहीं सर, नहीं। નહીં, નથી થયું હજી અમારું। जो यहाँ तक आप सभी को समझ में आया? आप हाँ, अपने सर। सबके स्पीकर ऑन कर दीजिए। हाँ सर। यस सर, यस सर। सर यस सर किसी को यस कुछ सर समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइए। नहीं समझ में आया नहीं सर। सर, बहुत अच्छे से समझ में आया, जो आपने समझाया बहुत अच्छे से समझ में आया। अच्छा, तो शैल आई कंटिन्यू स्टार्ट आगे चलूं मैं? यस हाँ, सर यस यस सर। हाँ जी यस सर, ठीक है यस सर। ओके। और एक बात बता देता हूं, अगर आपके कलीग वगैरह जो भी होंगे उनको आप बता देना जिन्होंने आज लेक्चर मिस किया है। कल 6 बजे हम लोग ने एक एक्स्ट्रा लेक्चर डिक्लेयर कर दिया है। जिनको आज ज्वाइंट होने में तकलीफ हुई है, एवरीबडी कैन ज्वाइन इट। ऐसा देखो, मैंने आज जो पढ़ाया वो कल का कल सेम टू सेम पढ़ाऊंगा, ऐसा मत समझने का, क्योंकि कल कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा भी हो जाएगा, ऐसा समझ लेना। तो कल हम इसको रिपीट करेंगे। तो जो नई जो ज्वाइंट हो पाए आज, उनको कल हम ज्वाइन करके सबको ये फिर से समझाएंगे। ओके सर, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी सर? यस यस, यू विल गेट रिकॉर्डिंग। जी। हाँ, सबको रिकॉर्डिंग तो मिलेगी, आज की भी मिलेगी, कल की भी, कल दोनों लेक्चर की मिलेगी आपको, वो कल दोनों लेक्चर की आपको परसों मिलेगी। ओके ठीक है सर। चलो आगे। हाँ जी सर। ओके चलो मैं आगे चलता हूँ। તમે તો નાખો ને। तरस બહુ લાગે છે।
हाँ, अभी मैंने आपको यहां तक मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताया। एवरीबडी कैन लिसन मी नो? हाँ, सुन रहा है ना? आप अंगूठा दिखा दीजिए मुझे। ओके, यहां तक मैंने आपको बता दिया कि ये ग्रह, हमारे हाथ के अंदर ग्रह, राशियां। देखो, लोग है ना सिर्फ यही सीधा आके बता देते हैं कि भाई ये हमारा हाथ है, देख लो। तो एक ध्यान रखना, हाथ दिखाओ तो अगर आप हाथ देख रहे हो, अगर आप हस्तरेखाविद हो, तो एक ध्यान रखना, आपको ज्योतिष का सामान्य ज्ञान होना जरूरी है। यहां पे मैं 27 नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 27 नक्षत्र की मैं बात करूंगा कि अश्विनी, भरणी, कृतिका, ऐसे में बात करूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरा लेक्चर 1.5 घंटे का उसमें ही पूरा हो जाएगा। तो ये 27 नक्षत्र भी हमारे जीवन में काफी महत्व रखते हैं, और ये नक्षत्र हमारे हाथ में भी है, और ये नक्षत्र से हम एक एक चीज पता कर सकते हैं। तो क्या पता कर सकते हैं? मैं एक छोटा सा बात बता देता हूं। मुझे क्या बिजनेस करना है, तो मेरा जन्म का नक्षत्र कौन सा है। फिर मुझे कोई बीमारी है, तो हम क्या कहेंगे, मुझे कौन सा नंग पहनना है। आप देखो, मैं ज्योतिष हूं, मेरे हाथ में आपने एक भी नंग देखा? मेरे को एक जन ने पूछा था, बड़े बड़े ज्योतिष आते हैं, गले में वो रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, सब हाथों में अंगूठियां पहनते हैं, तो आप क्यों नहीं पहनते हो? देखो, मैं एक बात बता दूं, रेमेडीज है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन रेमेडीज कब, कहां, कैसे काम करती है, वो कोई आपको बताएगा नहीं। मैं यहां पे आपको बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताऊंगा। मेरे ज्योतिष के लेक्चर में भी बताऊंगा, यहाँ पे हस्तरेखा में भी आपको बताऊंगा, नक्षत्र के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो, कि इस नक्षत्र से, आपके जन्म के नक्षत्र से, अगर आप देखो, हमारे सृष्टि के अंदर बहुत सारे झाड़ पान पौधे हैं। आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है, आप देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आता है तो आप किसी पंडित से भी दिखा दीजिए कि आपका जन्म का नक्षत्र कौन सा है। उस जन्म के नक्षत्र के झाड़ यानी ट्री, उसको पर्टिकुलरली कोई 2 से 3 ट्री है, एक नहीं 2 से 3 ट्री है, लेकिन सब ज्योतिष आपको बोलेंगे कि इसका एक ही ट्री है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इसके 2 से 3 वृक्ष है, यानी झाड़ है, ट्री है, और उस ट्री के मूल यानी रूट, हाँ कर रहा हूं मैं अभी, प्लूटो को भी आपको बता रहा हूं, उस ट्री के रूट अगर हम छोटी सी तावीज में रख के, उसको खाली धूप दीप देना है, कुछ नहीं करना है ना, उसके मंत्र जाप करने, कुछ नहीं करना है, धूप दीप दे के आपको सिर्फ गले में पहनना है। तो अभी आप सोच सकते हो कि वो जो काम करेगा, वही एक जो हाथ में आपने नंग पहना है ना, वही चीज वो काम करेगा। कौन से नंग कब पहनने हैं उसका भी मैं आपको, ये जो हस्तरेखा की रेमेडीज वर्ग में मैं आपको बताऊंगा कि लोगों को नंग पहनने चाहिए कि नहीं पहनने चाहिए, और पहनने चाहिए तो कौन से पहनने चाहिए, कौन से मंत्र जाप करने चाहिए, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। और ये इतना, देखो मैं यहाँ पे देखो कोई ऐसे आपको रॉन्ग उसमें नहीं ले जाऊंगा, कोई गलत उसमें नहीं ले जाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, दिस इज नॉट माय प्रोफेशन, दिस इज नॉट माय प्रोफेशन। बाय प्रोफेशन आई एम द बिजनेसमैन, आई एम हैविंग मैनी कार्स एंड आई एम हैविंग टूर्स एंड ट्रेवल्स बिजनेस ऑफ माय ओन। तो मुझे, मेरी ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरा, लेकिन ये मेरी हॉबी है, मेरा शौक है। और जिस संस्था से जुड़ा हूं, उस संस्था में लास्ट 15 साल से मैं पढ़ाता था, लेक्चर देता था, और वो सभी लेक्चर हम लोग होनरेरी देते थे, एक सिंगल पैसा हम लोग नहीं लेते थे, होनरेरी लेक्चर देते थे। तो हमारा एक मोटो है कि ये ज्ञान सब जगह फैले, लोग इसको अच्छी तरह जाने। कुछ विधि विधान करने से पहले लोग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। शनि की 7.5 की पनौती होगी और आप उसको कोई विधि विधान करोगे तो वो फायदा करेगा कि नहीं करेगा। आप मेरे शनि के ऊपर यूट्यूब पे वीडियो है, कुछ 4 भाग में है, आप देख लो तो आपको पता चलेगा कि शनि तकलीफ कब देता है, कब नहीं देता है। ये 4 भाग अगर आप मेरे देखोगे ना, क्यों शनि की 7.5 से लोग डरते हैं, उसमें मैंने जिक्र किया है, क्यों डरते हैं। तो ये 4 भाग आप देख लीजिए मेरे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि शनि महाराज क्या है। चलो अभी हम आगे चलते हैं।
यहां तक जो मैंने आपको बताया ये प्राथमिक, यानी मुझे हाथ कहां से कहां तक देखना चाहिए, ये मैंने आपको करतल यानी फ्रंट साइड बता दी कि फ्रंट साइड में और क्या देखना है। तो ये पर्टिकुलरली जो ये पोर्शन है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं हैं, ये माउंटेन्स है, हाँ, फिर इसके ऊपर विभिन्न चिन्ह भी है, हाँ, तो ये विभिन्न चिन्ह के बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी किसी ने पूछा है कि प्लूटो, तो प्लूटो के बारे में मैंने बताया है कि प्लूटो का पर्वत यहाँ पे रहे, यहाँ पर ये प्लूटो का पर्वत किस चीज का सूचन करता है, जैसे प्लूटो किस चीज से जुड़ा हुआ है, तो जनरली हम लोग प्लूटो को देखते हैं राष्ट्र का भविष्य देखने के लिए। अभी मुझे महाराष्ट्र का भविष्य देखना है तो मैं प्लूटो को देखूंगा, महाराष्ट्र की कुंडली को रख के देखूंगा। फिर मुझे राष्ट्र का भविष्य यानी अपने हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान का भविष्य देखना है तो मैं हिंदुस्तान की कुंडली को देखूंगा। अगर मेरे पास कुंडली नहीं है तो मैं प्रश्न कुंडली रख के उसमें प्लूटो की पोजीशन देखूंगा। लेकिन हमारे हाथ में प्लूटो क्या काम देता है, तो हमारे हाथ में प्लूटो ये बता सकता है कि हम किस प्रकृति के व्यक्ति है। अभी आपको मालूम होगा, जो बंबई में रहते होंगे उनको मालूम होगा कि उल्लासनगर में एक व्यक्ति ने अपनी पूरी फैमिली को काट के मार डाला, पूरी फैमिली को कोयते से काट के पूरी फैमिली को करीब करीब 8 से 10 जन को काट के मार डाला। लास्ट में वो अपने आप को इंजर्ड करने गया, लेकिन वो इंजर्ड नहीं हुआ, लोगों ने उसको बचा लिया। तो ये कौन करवाता है ऐसा काम, तो कि ऐसा काम मंगल और प्लूटो करवाते हैं, मंगल और प्लूटो करवाते हैं। आक्रामकता, गुस्सा, आतंक फैलाना, दहशत फैलाना, ये काम है प्लूटो का। अगर आप चलते फिरते रास्ते में किसी से भिड़ जाओ और आप उसको बोलो भाई साहब क्षमा करिए, लेकिन सामने वाला आपको सीधा मार ही देवे, तो वो कौन, तो कि वो प्लूटो और मंगल। प्लूटो और मंगल का स्वभाव एक जैसा है। अगर जिस व्यक्ति का हाथ, ये जो पूरी हथेली देखो, मेरी हथेली अभी ऐसी है तो आपको ये हथेली थोड़ी येलोइश दिखेगी। हथेली देखने के लिए हमेशा हाथ ऐसे होना चाहिए। मैं वो आपको सब सिचुएशन बताऊंगा, बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से सब बताऊंगा कि हाथ हमारा कैसे किस तरह होना चाहिए। तो ये हथेली जिसकी अति लाल हो और ये जो अंगूठा है वो गदा आकार का हो, यानी जो हनुमान जी की गदा है ऐसे गदा आकार का हो, तो वो व्यक्ति बहुत ही आक्रामक होता है। यहाँ पे मैं आपको जो मल्टी किलर, यानी हम देखो पर्टिकुलरली मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं उन लोगों से मिला भी हूं और उन लोगों को मैंने पूछा भी है कि भाई आप, ऐसे व्यक्ति से मिला हूं जो चंबल से जुड़े हुए हैं, और मैंने उसका बंबई में इंटरव्यू चल रहा था और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ था कि मैंने मेरी गाड़ी सप्लाई की थी उधर, और मैं खुद उधर पेमेंट लेने गया था और वो व्यक्ति का उधर इंटरव्यू चल रहा था। तो मैंने उसके हाथ देखकर पूछा था कि भाई आपका हाथ मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से शायद हो सकते हैं कि बहुत सारे मर्डर हुए हो या तो आपने मल्टी किलिंग किया होगा। तो पहले तो वो व्यक्ति भड़क गई थी मेरे पे, फिर मैंने उनको बताया कि आई एम ए एस्ट्रोलॉजर और मैं इस चीज का रिसर्च भी कर रहा हूं, तो मैंने आपके हाथ में ये चीज देखी है तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं ये पूछ रहा हूं। तो फिर उसने मुझे बताया कि यस तुम्हारी बात सही है। तो यहाँ पे मैं जब उंगलियों के बारे में पढ़ाऊंगा तो उस उंगलियों का मैं आपको, मुझे याद नहीं रहेगा तो आप है ना चैट के माध्यम से इधर चेतन भाई को बता देना कि भाई ये चीज सर ने बोली थी, तो मेरे को याद दिलाओगे। मैं आपको उंगलियों के बारे में जब पढ़ाऊंगा तो ये चीज जरूर पढ़ाऊंगा आपको। तो हाथ से कैसे पता चल सकता है कि सामने वाले व्यक्ति का माइंड कैसा है। एक सिंपल बात बता देता हूं, फिंगर, जिसकी ये हथेली है, ये हथेली बड़ी है और फिंगर छोटी है। मेरी आप देखोगे मेरी हथेली बड़ी है और मेरी फिंगर छोटी है। मेरे पास डिसीजन पावर पावरफुल है। जिसकी फिंगर छोटी होती है उसका डिसीजन पावर बहुत ही पावरफुल होता है। इन शॉर्ट वो डिसीजन ले लेते हैं, लंबा समय नहीं लगाते हैं। लेकिन कभी कभी इन शॉर्ट में डिसीजन लिया हुआ हमें तकलीफ भी दे सकता है, परंतु फास्ट डिसीजन लेने वाले छोटी फिंगर वाले हो गए, और बड़ी फिंगर वाले यानी लंबी फिंगर वाले, और हथेली भी बड़ी होगी, फिंगर भी बड़ी होगी, तो ये व्यक्ति कैसे हो गए, वो डिसीजन लेने में टाइम लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, हार्ट का ऑपरेशन चल रहा है और बड़ी उंगली वाले सब डॉक्टर जमा हुए हैं। कौन, किसी ने लिख के भेजा हुआ है, एग्जैक्टली सही, थैंक यू। तो ये बड़ी उंगली वाले कैसे रहते हैं, ऑपरेशन चल रहा है तो वो क्या बोलेंगे,
अरे इसमें ये वेन काटनी है कि ये वेन काटनी है। आपने देखा होगा कि बॉम्ब ब्लास्ट के समय में ये वायर काटना है कि ये वायर काटना है, लेकिन छोटी फिंगर वाला होगा ना, वो बोलेगा देखो ऐसे भी मरना है, ये काटूंगा तो भी मेरे को मरने का डर है, ये काटूंगा भी तो भी मरने का डर है। तो फटाक से वो कोई भी एक वायर काट देगा, वो उसका डिसीजन है। अगर एक्सप्लोज हो गया तो उसने तो ये सोच के ही रखा था, लेकिन जब वो सोचने लगेगा कि लंबी फिंगर वाला सोचने लगेगा ये काटू वो काटू ये काटू वो काटू, और वो एक्सप्लोज हो गया तो वो आदमी ऑपरेशन थिएटर पे मर गया तो हमेशा ध्यान रखिए, लंबी फिंगर वाले आपके सामने होंगे ना तो शॉर्ट डिसीजन लॉन्ग डिसीजन वाले होंगे, यानी बहुत सोच समझ के। लेकिन ये डिसीजन पावर हमें अपनी सही जगह पे यूज करना चाहिए, सही जगह पे वापरना चाहिए। डॉक्टर है तो डॉक्टर को, अगर ऑपरेशन थिएटर पे बंदा है तो उधर फास्ट डिसीजन होना चाहिए। लेकिन मैं मेरी बेटी की शादी कर रहा हूं तो मुझे फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, शॉर्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, उधर मुझे सोचना चाहिए। तो सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के हिसाब से मुझे डिसीजन लेना चाहिए। परंतु शॉर्ट फिंगर है तो आई एम टेकिंग फास्ट डिसीजन, ऑलवेज फास्ट डिसीजन। लेकिन एक ध्यान रखो, छोटी फिंगर वाले फास्ट डिसीजन लेकर भी तकलीफ में आने के बावजूद भी उसमें से रास्ता निकालते हैं, लेकिन बड़ी फिंगर वाले डिसीजन लॉन्ग यानी लंबा डिसीजन लेने के बावजूद भी तकलीफ में आने के बाद उसमें से रास्ता जल्दी नहीं निकाल सकते। ठीक है, चलो अभी हम आगे चलते हैं। हाथ देखने से पहले जब हम हाथ देखने बैठते हैं, यहां पे देखो, अभी मेरी बहुत ही ये जो बात को है ना बहुत ही ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जाते हैं सीधा जाके हाथ दिखाने बैठ जाते हैं, और एस्ट्रोलॉजर रहता है जो देवज्ञ रहता है वो सीधा हाथ देखने बैठ जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसके लिए? देखो यहां पे एक बात बता दूं, एस्ट्रोलॉजर को देवज्ञ कहते हैं। उसको देवज्ञ कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर को। और जो व्यक्ति आपको हाथ दिखाने आया है, कुंडली दिखाने आया है, देखो फलित जोशी यानी फल कथन करने के करीब करीब 150 माध्यम है, 150 तरीके से हम लोग फल कथन कर सकते हैं। मैं आपको एक बता दूं, मेरे पास एक अच्छी टेक्निक भी है। सुबह के 9 बजे के सूर्य में आप आ जाइए, सुबह के 9 बजे के सूर्य की धूप में आप खड़े रह जाइए, धूप के ऊपर आपकी जो परछाई होगी उसको मैं मार्किंग करके उस पे आपकी कुंडली बना के आपका फल भविष्य कथन भी कर सकता हूं, मैं फल कथन कर सकता हूं। मैंने ये भी स्टडी बहुत डीपली की हुई है, और इस चीज के लिए जानने वाले बहुत ही कम रहते हैं। क्वेश्चन है तो हाथ में ज्यादा रेखा है, तकलीफ दे सकती है, वो रेखा जो है अभी मैं आपने जो सवाल पूछा, अभी मैं रेखाओं के बारे पे आऊंगा। तो मुख्य 8 रेखा, गौण 8 रेखा, प्रभाव रेखा, उस समय पे मैं इसके ऊपर आपको डिटेल्स में समझाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे मुझे आपको है ना एक अच्छा हस्तरेखा शास्त्री बनाना है, नहीं कि मुझे आपको ऊपर ऊपर से सिखा के छोड़ देना है। आप मेरे साथ कभी भी जुड़े रहो, मैं आपको इसमें इतना माहिर कर सकता हूं कि आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 25 years प्रेडिक्शन फ्रॉम हैंड, फेस, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। मुझे 25 साल का अनुभव है इस चीज में। तो मैं आपको आपको टेंशन मत रखिए, मैं आपको रेखाओं के बारे में, देखो मेरी थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि जनरली मैं है ना हिंदी में लेक्चर देता हूँ, जनरली मैं हिंदी में लेक्चर देता हूँ, हिंदी और गुजराती में लेक्चर देता हूँ, क्योंकि मैं जिस संस्था से जुड़ा हूँ वो गुजराती और हिंदी संस्था है। तो ये दोनों लैंग्वेज में लेक्चर देने की वजह से वर्ड्स किधर किधर मिक्स हो जाते हैं। फिर और हमारी हिंदी जो है वो बम्बईया हिंदी है, हमारी जो हिंदी है वो बम्बईया हिंदी है। बैटरी हमारी जो हिंदी है वो बम्बईया हिंदी है। तो अभी मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जो हस्तरेखा देख रहे हैं, यानी हाथ की रेखा देख रहे हैं, कुंडली जो देख रहे हैं, उसको हम देवज्ञ कहते हैं। और जो हमें हाथ दिखाने आया है उसे हम जातक कहते हैं। हम यहाँ पे देखो, व्यक्ति, आदमी, स्त्री, बच्चा, हम वो उपमा में नहीं जाते हैं, उसे हम
जातक कहते हैं। तो देवज्ञ और जातक, इनके लिए बहुत ही सारी महत्व की बातें हैं। जातक के लिए बहुत कम है, लेकिन देवज्ञ के लिए बहुत सारी महत्व की बातें हैं। अगर आप कुंडली प्रेडिक्शन करते हो, हाथ से प्रेडिक्शन करते हो, तो एक ध्यान रखिए कि जो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा हूं, वो पॉइंट मैंने देखो किताबों में तो दिए ही है, लेकिन सब पॉइंट मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। कुछ कुछ पॉइंट में आपको जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं यहाँ पे बता रहा हूं, लेकिन आप किताब में भी रिफर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो देवज्ञ यानी ज्योतिषाचार्य है, जब किसी की हाथ की रेखा देखने बैठता है तो पोजीशन उसकी कैसी होनी चाहिए? तो कि पोजीशन उसकी ऐसी होनी चाहिए कि हाथ की रेखा देखने के समय जब वो बैठा है तो सामने से आता हुआ व्यक्ति, अभी जो मैं एक्शन कर रहा हूं, तो उस एक्शन रिएक्शन से आपको मेरी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं। यहां पे एक मैं सिंपल सी चीज बताता हूं। आप देखो, दो हाथ है, आप दोनों हाथ ऐसे कीजिए। आप सब लोग वीडियो ऑन करें कि नहीं करें, आप अपने आप ही कर लीजिए। ये दोनों हाथ ऐसे कीजिए, फिर जोर से आप ऐसे बंद कर दीजिए। आप ऐसे जोर से ताली मार के ऐसे बंद कर दीजिए, यानी एक के, आप सब वीडियो ऑन कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आप जोर से ऐसे ताली मार के ऐसे बंद कर दीजिए। आप ऐसे जोर से बंद कर देंगे ना, फिर आप देखिए कि आपका कौन सा अंगूठा, थंब कौन सा ऊपर आया। अगर राइट ऊपर आया, यहां पे देखिए मेरे राइट ऊपर आया, यहां पे राइट ऊपर आया, तो ये राइट ऊपर आया। एक से हम रिपीट कर देते हैं, आपको जिस सब लोग वीडियो ऑन करना है तो कर सकते हैं। सर आई एम नॉट एबल टू वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। परमिशन दे दिया है, आप आपकी तरफ से वीडियो ऑन कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे नहीं हो रहा है, मैसेज आता है यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज़ द होस्ट हैज स्टॉप्ड इट। बिकॉज़ द होस्ट हैज स्टॉप्ड इट, केवल लगे से। हाँ, ऑन कर दिया है सर। नहीं है, नहीं हो रहा। हाँ सर, आ रहे हैं सब लोग, इधर आ रहे हैं। नहीं नो सर, नहीं, मैसेज है अभी। यू कैन नॉट स्टार्ट सर नहीं आ रहा है, सर नहीं आ रहा है। जस्ट टोल्ड इट नो सर, नहीं हो रहा है। वी आर नॉट एबल टू, हां नहीं कर सकता सर। नहीं आवतो। हो रहा है सर, हो रहा है हमारा। नहीं हो रहा है। देखो, जिसका नहीं हो रहा है ना, आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग ये सेशन कल दोबारा करेंगे। क्यों? क्योंकि आज जूम में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग भी 7 बजे से ट्राई कर रहे हैं, इंटरनल ट्राई कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। आज भी बहुत कुछ प्रॉब्लम है। नियर अबाउट 30 जन लोग ज्वाइन नहीं कर पाए आज हमारे 104। हो रहा है सर, हो रहा है ना। आप सभी लोग हाथ ऐसा रखिए, फिर ऐसे जोर से हाथ बंद कीजिए। ऐसे आपने ऐसे हाथ बंद किया तो आपका कौन सा थंब ऊपर आया, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर आपका राइट थंब ऊपर आया तो आपका माइंड बहुत अच्छा है, यानी आप बहुत सीधे चलने वाले। लेकिन जिसका लेफ्ट थंब ऊपर आया, उसका माइंड है ना गलत तरीके से चलने वाला है। ये देखो, बहुत ही सिंपल है ये। जब हम कोई हस्तरेखा, या तो मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं उसको सबसे पहले यही बोलता, भाई तू ऐसा हाथ कर और ऐसे करके जोर से बंद कर, तो मुझे पता चल जाता है कि उसका लेफ्ट अंगूठा ऊपर है कि राइट अंगूठा ऊपर है। उससे मुझे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति की मेंटालिटी कैसी है। दिस इज वन टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज। दिस इज वन टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज। तो हमेशा ध्यान दीजिए, आप YouTube पे जाके भी सर्च करेंगे ना, तो इस चीज के बारे में बहुत सारी चीज मिलेगी। आप YouTube पे भी जाके सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज मिलेगी कि अगर आपका राइट थंब ऊपर है तो आप किस किस चीज से जुड़े हुए हैं। हाँ, रिपीट करूं? अच्छा, किसी ने रिपीट करने को कहा है, मैं रिपीट कर देता हूं। आप दो हाथ है, उसको जोर से ऐसे बंद कीजिए। देखो, नेचुरल, आप ऐसे नहीं कि मैंने बोला कि राइट थंब ऊपर आया तो अच्छा है, तो आप जानबूझ के राइट थंब ऊपर लाएंगे, ऐसा मत करना। आप ऐसे नेचुरल तरीके से आप ऐसे बंद कर दीजिए, ऐसे आइए। ये राइट ऊपर आया तो आपका माइंड सही तरीके से, सच्चे तरीके से चल रहा है
और लेफ्ट थंब ऊपर आया तो आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी चीजें चल रही है कि हो सकता है कि शायद आप सामने वाले को अपने वश में करना चाहते हो, अपने कंट्रोल में करना चाहते हो। आप जो कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डोंट ट्राई टू रिकॉर्ड इट। हम लोग आपको रिकॉर्डिंग भेजने वाले हैं। हाँ, मिस्टर अर्जुन सेलके आपको भेजने वाले हैं, फिक्र मत कीजिए, आपको भेजने वाले हैं रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग भेजेंगे आपको। और चाहिए तो आप बोलोगे तो जूम पे हम एक पर्सनली एक दूसरे से मिलके आप कर लेना मेरा रिकॉर्डिंग। तो जनरली मैं जब हैंड प्रेडिक्शन करता हूं तो मैं इस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देता हूं कि मेरे पास आया हुआ जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के बारे में उसका माइंड कैसा है मुझे देखना है। देखो, मैं आई एम ऑल्सो गुड फेस रीडर, लेकिन आज तक मैंने मेरे सर्कल में कभी किसी को बताया नहीं है कि मैं बहुत अच्छा फेस रीडिंग कर सकता हूँ, कभी भी किसी को कुछ बोला भी नहीं है। तो ये मेरी एक सामने से जाके देखो, हम लोग सदैव रहते हैं। आपको मालूम होगा कि महाभारत के अंदर सदैव थे, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे और वो लाक्षागृह में से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ उनको ही मालूम था। जब भीम ने उसको एक बजाई जोर से, तब जाके उन्होंने बताया कि भाई हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही है, जब तक आप हमको पूछेंगे नहीं हम कुछ जवाब नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो व्यक्ति हाथ देखने बैठा है उस व्यक्ति को आती हुई व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है, देखना है। अभी क्या ऑब्जर्व करना है? देखो, मैंने ना यहाँ पे कुछ आंखों के बारे में दिया हुआ है मेरी किताब के अंदर। उस किताब से आपको पता चलेगा कि इस प्रकार की, देखो सब ये जो हमारी आंखें हैं ना, प्लीज कीप वीडियो ऑफ, ये जो हमारी आंखें हैं ना, ये हमारी आंखें हमारे पूरे शरीर का आईना है। ये हमारी आंखें पूरे हमारे शरीर का आईना है। हमारे दिल के अंदर और हमारे माइंड के अंदर जो भी चीजें चलती है वो आंखों में दिख जाती है। हमारे दिल के अंदर और हमारे माइंड के अंदर जो भी चीजें चलती है वो हमारी आंखों में दिख जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिए, आती हुई व्यक्ति को सबसे पहले नजर से नजर मिला के देखो। अभी यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप दो व्यक्ति सामने सामने खड़े हैं, दो व्यक्ति सामने सामने खड़े हो और बात कर रहे हो, और सामने वाला व्यक्ति आपकी आंख से आंख मिला के बात नहीं कर रहा है, तो समझ लेना वो चंचल स्वभाव का है। ये देखो, ये बॉडी लैंग्वेज है, वो चंचल स्वभाव का है। यानी वो आप बात कर रहे हो तो इधर उधर इधर देखते रहेगा, आपसे वो सामने आंख मिला के बात नहीं करेगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं करने का। तो ऑब्जर्व दिस बॉडी लैंग्वेज। दूसरा क्या ऑब्जर्व करोगे कि कोई व्यक्ति जब आपके घर के अंदर प्रवेश रहा है, या तो आप जहां बैठे हो वहां हाथ दिखाने के लिए प्रवेश रहा है, तो हाथ नहीं, कुंडली भी दिखाने आ रहा है, या तो कोई भी फलित ज्योतिष माध्यम से आपके पास आ रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज को आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि वो बंदा अंदर जो आ रहा है, अगर वो ऐसे पीछे हाथ रख के आ रहा है, जेब में हाथ रख के आ रहा है, या तो हाथ छुपाते हुए आ रहा है, तो समझ लेना कि वो बंदा आपसे हर चीज छुपाना चाहता होगा, यानी वो आपको बताएगा नहीं। तो एक ध्यान रख लेना कि ऐसी ये जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आए हुए व्यक्ति को देखो और उनको कितना बताना कितना नहीं बताना वो हमारे पे डिपेंड है। सबसे पहले उसकी आंख देखो, आंख से पता चलेगा कि उसकी कौन से, अभी देखो हाथी जैसी आंख होगी तो वो एकदम शांत और सौम्य व्यक्ति होगा, वो आपसे खुल के बात करने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन सर्प जैसी आंखें होगी, तो देखो यहाँ पे मैं कुछ जानवर की आंखें बता रहा हूं, सर्प, चूहा, कुत्ता, ये जो जानवर है ना, ये भटकते हुए जानवर है, यानी कहीं भी मुंह मारने वाले जानवर है। तो हमेशा ध्यान रखना, कुत्ते जैसी आंख हो, सर्प जैसी आंख हो, चूहे जैसी आंख हो, तो ये व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना, हमेशा सावधान रहना। देखो, आप रेगुलर देखते रहोगे ना, आंखों का स्टडी करते रहोगे। देखो, आज हमारे पास गूगल सर्च जितना वास्ट है कि आप उसमें टाइप करके डालो इमेज ऑफ आइस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, ऐसे डालो तो आपको सभी आइस की इमेज मिल जाएगी। तो आप उस आइस को स्टडी करो, तो आइस को स्टडी करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मुझे कौन सी व्यक्ति से कैसे बिहेव करना है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनसे उनको क्या क्या चीज बतानी है।
तो ये एक आंख की बात हो गई। फिर हम आते हैं, मैंने आपको ये हाथ की भी बात एक बता दी, तो इससे आपको पता चलेगा कि सामने वाले व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है। अगर लेफ्ट हैंड ऊपर आ गया तो समझ लेना खत्म। हाँ सॉरी, लेफ्ट थंब ऊपर आ गया तो समझ लेना कि वो आपसे मजाक मस्करी और आपका एग्जाम लेने आया है। राइट थंब ऊपर आता है तो समझ लेना वो बहुत ही सीधी तरीके से आपको प्रेडिक्शन पूछने आया है। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। घर के अंदर जब या तो आपकी ऑफिस के अंदर कोई व्यक्ति जब प्रवेश करता है आपको दिखाने के लिए, तो ऑब्जर्व कीजिए कि वो कोई भी चीज को हाथ में उठाता है, रखता है, उठाता है, रखता है, या तो घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे कॉलर सीख करता होगा, आपको मालूम है, घड़ी घड़ी ऐसे बाल सहलाता होगा, घड़ी घड़ी ऐसे कपड़े सीधे करता होगा, ऐसे ऐसे सीधे करता होगा। तो ये चंचल मन का होगा, इसका माइंड स्थिर नहीं होगा। आपने देखा होगा कभी किसी को आदत रहती है ऐसे ऐसे चाबी घुमाते रहते हैं, फिर लेडीज लोग को आदत रहती है ऐसे ऐसे। देखो ये जो बॉडी लैंग्वेज में ये इसमें दिया है कि नहीं दिया है मुझे पता नहीं है, या तो शायद वो एडवांस कोर्स में होगा वो बॉडी लैंग्वेज कि स्त्री और पुरुष को कैसे पहचाने उस बॉडी लैंग्वेज से। तो जब ऐसे बाल को घुमाती जो स्त्री घुमाती है तो समझ लेना कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। और ऐसे ही आप देखो पुरुष को देखेंगे तो घड़ी घड़ी ऐसे बाल सहलाते रहेगा, तो वहां पे भी देख लेना कि उसकी नीयत ठीक नहीं रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी, इसमें इन लोगों के अंदर ज्यादातर चंचलता होती है, तो ऐसे चंचल व्यक्ति को आप कभी भी है ना ऐसी कोई चीज मत बताइए जिससे उसको झटका लगे और इमीडिएटली कोई रिएक्शन ले ले। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं उस सोसाइटी के अंदर अभी एक बंदे ने सुसाइड किया, यानी उसने बालकनी से जंप मार के वो मर गया, सुसाइड कर लिया। 3-4 अटेम्प्ट पहले भी कर चुका था लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिली थी। तो ये जो सुसाइड का इंसिडेंस है, यानी हमारे माइंड के अंदर जो विचार चलते हैं ना उसका इंप्रेशन हमारे सीधे हाथ पे आता है। हमारे माइंड में जो विचार चलते हैं उसका सीधा इंप्रेशन हमारे हाथ में आता है। तो ऐसे व्यक्ति के आप हाथ भी देखोगे ना कि उसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, तो उसके ये जो चंद्र पर्वत पे है ना, आपको आसमानी कलर दिखेंगे, ब्लैक स्पॉट दिखेंगे, काले स्पॉट नए डेवलप होते हुए दिखेंगे। तो ऐसे कुछ नया डेवलपमेंट होता है और एकदम चंचलता भरा होगा। तो ध्यान रखना, ये आया और आपने कुछ ऐसा बता दिया, हो सकता है आपके घर से ही नीचे कूद के जंप मार देवे। तो ऐसे व्यक्ति को कभी मत बताओ कुछ भी, उसके साथ आए हुए व्यक्ति को सब चीज बताओ आप। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर आपके पास आता है ऐसे हाथ मसलते मसलते आता है, आपको मालूम किसी को आदत रहती है घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे, मेरी बहन का देवर है, वो घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे हाथ मसलते रहता है। तो मैंने उसको एक दिन पूछ लिया कि भाई तेरे माइंड में क्या दुविधा है, क्या तकलीफ चल रही है। तो देखो वो व्यक्ति आपको कभी कुछ बताएगा नहीं, वो आपकी एग्जाम लेने आया है, यानी टेस्ट लेने आया है। आप उसको जो भी बताओगे उससे वो मुकर जाएगा, बोलेगा नहीं ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, आपने जो भी बताया गलत बताया। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आपको पहचानना है तो देखो, मैंने यहाँ पे आपको पहले भी डेमो लेक्चर में बोला था, आज भी बोल रहा हूं कि अगर आप कंप्यूटर में आप लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो लेके बैठे हो, या तो आपके पास मोबाइल है, अगर वो है तो उसमें एस्ट्रोलॉजी के जो भी सॉफ्टवेयर है, कुंडली बनाने के सॉफ्टवेयर है, वो डाल दीजिए और डाल दीजिए। जब व्यक्ति आता है उसी समय का आप डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ डाल के आप कुंडली निकाल लीजिए। अगर पहले स्थान यानी पहला स्थान यानी लग्न कितने अंश का आता है वो देखिए। अगर वो लग्न 29 अंश खत्म हो गया और आगे बढ़ते हुआ होगा, एक स्थान जो है वो 30 अंश का है, 29 अंश से वो आगे बढ़ते हुआ होगा, या तो अगली राशि का पहला अंश होगा, यानी उस स्थान में जो राशि होगी वो एक अंश चला होगा, यहाँ पे 29 अंश खत्म कर रहा होगा, या तो उसी स्थान के अंदर वो एक अंश चल रहा होगा। अगर ऐसे समय पे कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो समझ लेना वो टेस्ट लेने आता है। एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आए थे, मैं खार सेंटर में लेक्चर लेता था उधर, वो मेरी टेस्ट लेने आया था। टेस्ट लेते समय उन्होंने मेरी बहुत मजाक उड़ाई थी। तो वहां पे एक हमारे पंडित जी आते थे जोगेश्वरी से पढ़ने के लिए, तो मैंने उनको बोला भाई आप पंचांग निकाल के देखो, अभी लग्न योग ऐसा चल रहा है क्या। उन्होंने पंचांग निकाला और तुरंत ही बताया कि हाँ सर, ये लग्न अभी ऐसा चल रहा है कि 29 साढ़े 29 अंश चल चुका है, अभी 30 अंश में प्रवेश करने वाला है।
मैंने बोला देखो आप मेरी परीक्षा लेने आए हो, मैंने आपको पंचांग के माध्यम से ही बता दिया कि आप मेरी परीक्षा लेने आए हो। तो जनरली हम इसको गंडमूल लग्न योग बोलते हैं। गंडमूल यानी हम जो मूल नक्षत्र की जो शांति करवाते हैं उसको गंडमूल नक्षत्र योग कहते हैं। उसी तरह ये गंडमूल योग कहा जाता है, गंडमूल लग्न योग कहा जाता है। ऐसे गंडमूल तिथि योग भी आता है। तो ये जो हादसे में जो आपको तिथि वगैरह का भी बताऊंगा ना, तो उसमें ये नक्षत्र तिथि किस तरह गंडमूल होते हैं और उसको शांति करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। देखो शांति के लिए मैं आपको कभी भी नहीं बोलूंगा कि कोई भी विधि विधान के लिए 30-40 हजार 50 हजार रुपया की विधि कराओ, मैं कभी भी नहीं बोलूंगा। जो काम आपका 1 रुपये से बनता होगा उसके लिए मैं कभी भी आपको 5 रुपया नहीं बोलूंगा। और मेरे पास ऐसी ही रेमेडीज है जो 1 रुपये में ही काम करती है या तो बिना पैसे काम करती है। अगर आपके यहाँ जामुन का पेड़ है, जो काले जामुन खाते हैं, अगर आपकी राशि कुछ ऐसी है और वो जामुन के पेड़ के रूट से आपको फायदा होता है, आप जाओ जामुन का रूट थोड़ा निकाल दो, उसकी विधि है। उसका जो नक्षत्र है उस नक्षत्र पे जाके आप उसका दिया बत्ती करके उससे माफी मांग के दूसरे दिन जाके आप उसके रूट लेके आओ। ये विधि मैं आपको बता दूंगा, बहुत शॉर्ट विधि है, कोई लंबा खर्चा नहीं है, खाली एक घी का दिया करना है, वो झाड़ के नीचे जाके आप लेके आओ, उस रूट को लाके आप गले में पहनने लगो, आपको फायदा होने लगेगा। ठीक है, तो ये देवज्ञ को ये ध्यान रखना है कि आती हुई व्यक्ति कैसी है, चंचल है तो उसको कुछ मत बताओ। और कुछ व्यक्ति ऐसी होती है, आती है सीधे खुले दिल से आती है, हाथ एकदम खुला रहता है, ऐसे फर्स्ट क्लास चलते चलते आते हैं और आपके सामने आके एकदम बैठ जाते हैं, प्रेम से बैठते हैं, हाथ एकदम खुला रखते हैं, ऐसे छुपाने की कोई कोशिश नहीं करते। तो वो व्यक्ति आपसे खुले दिल से बात करने आया है तो आप उससे बहुत ही खुले दिल से बात कीजिए। दूसरा, यहाँ पे एक ध्यान रखिए कि जब आपके पास 12 साल के नीचे के बच्चे आते हैं तो उनका हाथ मत देखो, और जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो हु इज डिपेंडेंट ऑन अदर, जो बुजुर्ग व्यक्ति है, दूसरे के ऊपर आधारित है, उनका भी हाथ कभी भी मत देखो। और देखना है तो उनका स्वास्थ्य देखो, बच्चे का स्वास्थ्य और एजुकेशन देखो, और बड़े बुजुर्ग है तो उनका स्वास्थ्य देखो, बाकी कुछ मत देखो। तो ये कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज है। ये मेरी किताब में, ये जो बेसिक लेवल की किताब है उसमें मैंने कुछ बहुत नहीं दी है, लेकिन एडवांस और मास्टर लेवल की किताब में आपको इसके बारे में विस्तृत माहिती मिलेगी, यानी बहुत ही डीप जानकारी मिलेगी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। मेरी खुद की भी बॉडी लैंग्वेज की लिखी हुई किताब है, लेकिन मैं यहाँ पे ये अलग से किताब नहीं देकर मैं इसमें इंट्रोड्यूस इसके लिए कर रहा हूँ कि जो हस्तरेखा जो सीख रहे हैं उनके लिए बॉडी लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक कोई भी आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई ये बॉडी लैंग्वेज सीखने की जरूरत है। सब लोग यही बोलेगा भाई हाथ की रेखा दिखाने आया है ना, देख लेना, खत्म हो गई बात। नहीं, सीखना है, प्रेडिक्शन करना है, फलित ज्योतिष के जो नियम है उस नियम को आप एप्लीकेबल करो, और एप्लीकेबल करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करो, तो आप बहुत ही अच्छा प्रेडिक्शन कर सकते हो। ये मैंने आपको बताई कि बॉडी लैंग्वेज के बारे में थोड़ी बहुत बात बताई है। आप लोगों को ये लेक्चर थोड़ा लेट हुआ था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो हम लोग ने लेक्चर थोड़ा लेट चालू किया था, तो मैं कंटिन्यू थोड़ा आगे तक करूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अभी 10:30 बज गए हैं, हमारा टाइम 10:30 बजे का था, तो आपको मैं कंटिन्यू करूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलेगा सर। चलेगा ना? यस सर। एवरीबडी इज एग्री? Yes, sir. ओके। सर रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? आई हैव हाँ। ट्यूशन सर, आई कैन लीव ना? हाँ, आप लीव हो सकते हो, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, और यही सेम लेक्चर कल शाम को 6 बजे वापस होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। यू कैन कम, आप कल शाम को 6 बजे आप अटेंड कर सकते हो, सब लोग ओके, यही ठीक है, लेंगे वापस। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, चलो चालू करो। तो ये एक ध्यान रखिए कि बॉडी लैंग्वेज इज मस्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एस्ट्रोलॉजर, दोज हु आर, जो लोग हाथ देख रहे हैं, जो लोग कुंडली देख रहे हैं, या तो और कोई भी फलित ज्योतिष के माध्यम से फल कथन कर रहे हैं, उनके लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी हम मुख्य बात पे आते हैं कि हाथ देखना क्यों जरूरी है और उसके लाभ क्या है। अभी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप हम एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी पॉइंट
एक हस्तरेखा शास्त्री को और एक कुंडली देखने वाले को, या तो जो वास्तु करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे जो भी मैं बात करूंगा ना, मैं ये तीनों सब्जेक्ट को लेके बात करूंगा। क्यों? क्योंकि आई इंटरलिंक ऑल 3 सब्जेक्ट। देखो मेरे हाथ के नीचे आज जूम में कुछ ऐसे लोग भी ज्वाइंट हुए हैं, मेरे स्टूडेंट है जो लोग, उनको पता होगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्लीज, मैं जो ये बात कर रहा हूँ वहां पे मैं कॉम्बिनेशन लेता हूँ। मैं मालूम है चालू यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं हमेशा, देखो मैं सिर्फ हस्तरेखा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो हस्तरेखा के साथ वास्तु की भी बात कर रहा हूँ, हस्तरेखा के साथ ज्योतिष की भी बात कर रहा हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे आपको मंत्र, तंत्र, यंत्र, इसके बारे में भी मैं आपको हाथ के ऊपर से भी बताऊंगा कि भाई आपके लिए कौन सा मंत्र अच्छा है और कौन से मंत्र का जाप आप कर सकते हो। क्योंकि देखो सब लोग बोलेंगे अरे ये मंत्र का जाप कर लो फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी नाम राशि मीन्स जैसे आपके तिथिवार योग, नक्षत्र योग, करण वगैरह है, वैसे भी मंत्र के भी है। वो दोनों के मैचिंग होते हैं तो ही आप उस मंत्र का जाप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, आपको मंत्र फलित नहीं होगा। आपको बहुत लोगों को मालूम होगा कि कभी कभी आप स्मशान के बाहर देखते होगे कि कोई बड़ा लंबे बाल वाला, उसमें बाल एकदम जम गए हैं, मिट्टी से जम गए हैं, बहुत दिन से नहाया नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब होगा या तो पागल हो गया होगा, जिसको हम अघोरी की उपमा देते हैं। जो अघोरी बनने गया है और वो बन नहीं पाया है, ऐसे व्यक्ति आपको वहां मिलेंगे। तो क्यों वो मिलेंगे? क्योंकि उन्होंने जो साधना की है वो उनके नाम, यानी उनका जो नाम है, यानी उनके जन्म की जो चंद्र राशि है, उनका जन्म का जो लग्न है यानी तिथि नक्षत्र वार योग करण है, उससे मिलता हुए मंत्र का जाप वगैरह नहीं किया है और वो उल्टा गिर गया है और उसको ये तकलीफ हो गई है। तो यहाँ पे हमें ना बहुत ही सिंपल चीज बात करेंगे, बहुत ही सिंपल रेमेडीज बात करेंगे। हमें हाईफाई रेमेडीज नहीं चाहिए, हमें ऐसी सिंपल रेमेडीज चाहिए कि 1 गिलास पानी पिया और हमारे को अच्छा हो गया, ऐसी। ठीक है, चलो अभी हम आगे चलते हैं। मैंने ये आपको बताया कि देवज्ञ के पास ये टेक्निक होनी चाहिए लोगों की बॉडी लैंग्वेज को पहचानने की। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि और देवज्ञ को क्या ध्यान रखना है। देखो मैं ज्योतिष हूं, मैं किधर भी शादी ब्याह में जाता हूं ना, तो लोग मेरे सामने आके बैठ जाते कि भाई मेरा हाथ देख, मेरी कुंडली देख। अभी तो मोबाइल है, मोबाइल में तेरे पास सॉफ्टवेयर तो रहेगा ही भाई, तू मोबाइल में डाल मेरी बेटी की ये कुंडली देख, उसकी शादी के योग कब है, ये क्या है, वो क्या है, तुरंत ही पूछने लगते हैं। तो एक ध्यान रखो, कभी ऐसे सामाजिक समारोह में जाओ, शादी ब्याह है, सामाजिक समारोह है, गेट टुगेदर है, किसी के बर्थडे पार्टी है, ऐसे में जब जाओ तभी किसी की कुंडली, किसी का हाथ कभी भी मत देखना। देखो ये मजाक नहीं है, ये सत्य हकीकत है। मेरे साथ ऐसी बहुत सारी घटना हुई है। मैंने एक ऐसी घटना का जिक्र मैंने किताब में भी किया है कि हाथ से देख के संतान योग के बारे में जब मैंने किसी मेरे पास कोई व्यक्ति आई थी तो हाथ से देख के जब मैंने बताया था, तभी मेरा एकदम उधर प्रेडिक्शन बहुत ही सही गिरा है। ऐसे मैंने शादी में बहुत सारी शादियों में गया हूं और उधर किधर किधर मैंने प्रेडिक्शन जो किया है, आज भी मेरे को फोन आते, सर आपने प्रेडिक्शन करके दिया था लेकिन मेरे पिताजी ने माना नहीं, और मेरे पिताजी ने माना नहीं, उसकी वजह से मैं आज मेरे को तलाक हो गए, एक बच्चा है लेकिन तलाक मेरा हस्बैंड चला गया है, वैसे। तो एक ध्यान रखना, कभी भी ऐसी जाहिर स्थल पे, कभी भी शादी ब्याह समारोह में कभी भी फल कथन मत करना, किसी का हाथ मत देखना। दूसरा, चलती गाड़ी, ट्रेन, बस, ऐसी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट में कभी भी हाथ मत देखना। क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट में मैं अभी आप मेरे को बोलते हैं, लोग मेरे को बोलते हैं कि मेरा हाथ है ना, आपको मोबाइल में फोटो भेज देता हूं, आप मेरे हाथ देख लो। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि पर्वत, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको, मेरे हाथ में आपको पर्वत दिख रहा है, मैं कितना भी नजदीक लेके आऊं, मैं कितना भी हाई फ्रीक्वेंसी का कैमरा लेके आऊं, लेकिन मेरे हाथ के अंदर जो बारीक बारीक रेखा है ना, जिसको हम प्रभाव रेखा कहते हैं, उससे भी बारीक रेखा है, जिससे हमारा पूरा हाथ बना है। जैसे हम अंगूठे का इंप्रेशन लेते हैं, उसमें जो रेखा है वो रेखा कभी भी नहीं दिखती है, ऐसे दिखती नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी हाथ ऐसे जाहिर स्थल में मत देखना।
उसके बाद और कहाँ हाथ नहीं देखना चाहिए, तो कि जब हम अकेले बैठे हो देखने के लिए और कोई, मैं पुरुष हूँ, कोई स्त्री आ रही है, तो मुझे ये ध्यान रखना है कि वो स्त्री अकेली आ रही है तो या तो मुझे मेरे घर वाले के किसी को साथ में बिठाना चाहिए, या तो मेरे ऑफिस के किसी स्टाफ को मेरे साथ में बिठाना चाहिए, या तो उस स्त्री को बोलना चाहिए कि तेरे साथ किसी और को लेके आ जा, क्योंकि आज कलयुग है। ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं, अघटित कुछ ऐसी घटना भी घट सके कि भाई आपको बदनामी सहन करनी पड़े। तो एक ध्यान रखिए कि इस चीजों से बचने के लिए हमें कोई विजातीय पात्र जब आता है एक दूसरे के सामने, तो उसके साथ दूसरा कोई पात्र होना जरूरी है। तीसरी बात, अगर वो नहीं है तो आप जहां बैठे हो, आज तो देखो हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, तो जहां आप बैठे हो वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए, नहीं तो कल उठ के या तो आपको या तो जो आए हुए जातक है उसको बदनामी सहन करनी पड़ सकती है। तो ये एक ध्यान रखिए कि देवज्ञ को इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, जो हस्तरेखा से कि कोई और भी माध्यम से प्रेडिक्शन कर रहा है, उसको सामने वाले की बातें गुप्त रखनी चाहिए, कभी भी किसी के सामने बोलनी नहीं चाहिए, हमेशा गुप्त रखो, किसी के सामने उसका जिक्र मत करो। फिर जो व्यक्ति हाथ दिखाने आ रहा है उसकी परिस्थिति कैसी होनी चाहिए, तो उस व्यक्ति ने भरपेट भोजन किया होगा तो उसका हाथ मत देखना, उस व्यक्ति ने भरपेट भोजन किया होगा तो उसका हाथ मत देखना, क्योंकि जब आप भरपेट भोजन करते हो तो आपके शरीर के अंदर रक्त संचार की मात्रा बहुत ही तेज हो जाती है, और इस तेज की वजह से मेरे हाथ के मेरे बॉडी के कलर चेंज हो जाते हैं। मैं लंबा चल के आया हूं, या तो बहुत टाइम से, अभी देखो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूं, मैं बैठ के कभी लेक्चर नहीं दे पाता हूं, मैं हमेशा खड़ा होके ही लेक्चर दे सकता हूं। आपके सामने झूम पे भी खड़ा हूं तो मेरे को खड़ा होके ही, बैठ के नहीं, मैं खड़ा होके ही लेक्चर दे सकता हूं, बैठ के नहीं दे सकता हूं। तो जब भी कोई व्यक्ति, हाँ, तो जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आ रहा है हाथ दिखाने के लिए, तो उस व्यक्ति ने भरपेट भोजन नहीं किया होना चाहिए, वो कम खाया हुआ होना चाहिए, लंबा चल के आया हुआ नहीं होना चाहिए, लंबे समय तक खड़ा रहा हुआ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक ये चीज है। अभी आप किसी को कुछ पूछना है तो आप चैट के माध्यम से पूछ लीजिए, फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको। 6 बजे वापस हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे हमारा।